this module. Uh, Sir, wait a minute. I'm just sharing my screen. Uh, Sir, my presentation is visible to all. Yes, ma'am, visible. It will be visible. Okay. Okay. Madam, and please convert it to share mode. नहीं मैं Sir, now Yes, ma'am, visible. You can to go for the PPT mode presentations. okay, sir. Now, in this module, this is the module for the 10 hours. As you all familiar with the syllabus of the endocrine system, in which we covered the classification of hormones, their mechanism of action in the first part. In the second part, we cover the structure and function of various endocrine glands like pituitary, thyroid, parathyroid, adrenal gland, pancreas, pineal, as well as their disorders. So basically, there are two objectives for this current module, in which in first part covered the hormones and their classification and their related mechanisms, and the second part completely on the endocrine gland, their function, mechanism, regulation, and their related endocrine disorders. First of all, from the basic part, there are two type of gland. First is exocrine, all well known. They are the having duct like salivary gland. Basically, they secrete the substances like sweat, enzyme, and act on that a particular area. In the endocrine, there is no duct. आपका जो हार्मोन है या जो भी आपका एजेंट है, केमिकल एजेंट है, वो आपका डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाएगा एंड एक्ट ऑन दैट टारगेट और द पर्टिकुलर ऑर्गन. Now, but firstly we will discuss the what is endocrine cell. क्योंकि आप जैसे भी आप बच्चों को बताते हो तो आप बेसिक जो डेफिनेशंस हैं एंडोक्राइन सिस्टम की, ठीक है, आपकी डक्ट होगी, एंडोक्राइन सेल होगी, व्हाट दे मीन, व्हाट दे वर्क. तो endocrine cell is a cell basically that produce the hormone or the chemical agent or mediators that produce and release into the bloodstream. देन ब्लड से वो क्या होगा, वो ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रेवल होगा एट द पर्टिकुलर टारगेट्स या सेल्स पे. फिर वहां पे जाके उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे या ग्लैंड पे जाके वो अपना जो भी उसका फंक्शंस है वो परफॉर्म करेगा. तो मैक्सिमम जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो आपके जीआईटी ट्रैक में सबसे ज्यादा है. ठीक है, तो वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ जो एंजाइम्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, उनकी सिंथेसिस, उनकी प्रिपरेशन, उनकी रिलीज वहां से होती है.
तो नेक्स्ट है व्हाट इज हार्मोन। अब अगेन अ बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज हार्मोन। हार्मोन क्या है कि वो ऐसे केमिकल एजेंट, केमिकल मैसेंजर्स में बी मेड अप ऑफ प्रोटीन, पेप्टाइड, स्टीरॉयडल, वो केमिकल मैसेंजर्स ऐसे हैं जो प्रोड्यूस होंगे पर्टिकुलर ग्लैंड से, ठीक है, पर्टिकुलर सेल से, और आपके एक्सक्रीट होके वाया ब्लड स्ट्रीम आपके एक टारगेट साइट पे एक्ट करते हैं, और वो आपके डिफरेंट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सपोज आपके, जैसे आपको फिगर में नजर आ रहा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, उससे आपका एक हार्मोन, डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन निकल रहे हैं, देन वाया ट्रांसपोर्टेड वाया ब्लड स्ट्रीम, आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके थ्रू। जहां पे कोई पर्टिकुलर रिसेप्टर्स नहीं है तो वहां पे उनकी बाइंडिंग नहीं पॉसिबल है, तो वहां पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं शो करेंगे। बट जहां पे कोई उनका पर्टिकुलर रिसेप्टर्स, उनके रिसीविंग एजेंट्स अवेलेबल है, वहां पे वो बाइंड होके सेल के अंदर जो भी कंफर्मेशनल चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो परफॉर्म करेंगे, एंड इन द फॉर्म ऑफ एनी जो फिजियोलॉजिकल एक्शन है या फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, उसके फॉर्म में आपको वहां पे रिस्पॉन्स या इफेक्ट देखने को मिलता है उन पर्टिकुलर हॉर्मोन्स या केमिकल एजेंट्स का। अगेन व्हाट इज टारगेट साइट। टारगेट साइट बेसिकली जहां पे आपका हार्मोन बाइंड होगा, एक स्पेसिफिक स्पेस है, एक स्पेसिफिक साइट है, जिसके साथ वो बाइंड होके एक सीरीज ऑफ जो उसके अंदर सेलुलर या जो उसके अंदर कंफर्मेशनल चेंज हो रही है रिलेटेड टू सेल न्यूक्लियस के अंदर कोई जीन एक्सप्रेशन है, कोई प्रोटीन सिंथेसिस है, तो वो आपके स्पेसिफिकली उस टारगेट साइट पर बाइंड होने के बाद ही परफॉर्म करेगा आपका जो भी हार्मोन है। नेक्स्ट नाउ अभी हार्मोन्स है, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, जो नंबर ऑफ हार्मोन्स है, क्योंकि थ्रू आउट हार्मोन्स बेसिकली रेगुलेटर्स होते हैं हमारी बॉडी के, जो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज या जो हमारी चाहे एक्टिविटीज फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज और पैथोलॉजिकल एक्टिविटीज और डेली बायोकेमिकल एक्शंस या रिएक्शंस हो, तो उन सबको रेगुलेट करने का, परफॉर्म करने का काम हमारे हार्मोन्स करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दे एक्ट एज ए केमिकल मैसेंजर। Excuse me, ma'am. यस सर। Ma'am, slide not moving. स्लाइड नॉट मूविंग सर। Sir, actually from my side it's moving. Okay. Now start. Sir, it's working now. Okay. Now start. Okay. Sir, can I share the presentation to you if there is any glitch in the presentation movement? Okay, I will manage, but you have to control plus F5. Then they have to smoothly or ongoing. Sir, now it's visible. Yes, ma'am, visible. Okay. Now, sir, I was just discussing about the various property of the hormones. First property, like they act as a chemical messengers. Basically, many of the messages, many of the functions they perform. ठीक है, simply as I earlier said, they secreted from the endocrine gland, then move into the bloodstream and act on the specific target organ, target site. सेकेंड प्रॉपर्टी है साइट ऑफ द एक्शन। जो हॉर्मोन्स है उनका नेचर ऐसा है कि वो स्पेसिफिक अपनी एक टारगेट साइट पे, टारगेट सेल या टारगेट टिश्यू पे ही एक्ट करेंगे, ठीक है, जहां पे उनका स्पेसिफिक रिसेप्टर अवेलेबल होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है लो कंसेंट्रेशन। कुछ हार्मोन्स, नंबर ऑफ द हार्मोन्स ऐसे हैं वो इफेक्टिव होते हैं इवन ऑफ वेरी स्मॉल अमाउंट, क्योंकि उनकी स्पेसिफिसिटी है एज वेल एज दे हैव गुड पोटेंसी, जिसकी वजह से हार्मोन लो कंसेंट्रेशन के साथ भी सेम इफेक्टिविटी शो करते हैं। नेक्स्ट है अगेन रेगुलेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। जितने भी हमारे वाइटल प्रोसेसेस है बॉडी में,
लाइक हमारी ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है, स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज में नंबर ऑफ हॉर्मोन्स हमारी बॉडी को ऑटो रेगुलेट कर देते हैं। हमें बाहर से कोई नेसेसरी ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ता, हमारे हॉर्मोन्स ऑटोमेटिकली ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है सेम ट्रांसपोर्टेशन, नंबर ऑफ हॉर्मोन्स हमारे हैं जितने भी लाइक स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स है, ठीक है, विदाउट बाइंडिंग एज वेल एज एक उनके लिए ट्रांसपोर्टर भी रिक्वायर्ड होता है, तो वो इजिली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक वन सेल टू अनदर सेल। और हॉर्मोन्स का ड्यूरेशन, नेक्स्ट है हॉर्मोन्स का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, दे कैन बी शॉर्ट एक्टिंग एज वेल एज लॉन्ग एक्टिंग। इन शॉर्ट एक्टिंग वन ऑफ द एग्जाम्पल, वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज इंसुलिन, एंड लॉन्ग एक्टिंग नंबर ऑफ जितने भी आपके स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स होते हैं, मोस्टली ऑल ऑफ देम आर वेरी लॉन्ग एक्टिंग हॉर्मोन्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फीडबैक मैकेनिज्म। जहां हम रेगुलेशन की बात करें ना, रेगुलेशन में को मेंटेन करता है आपका फीडबैक मैकेनिज्म, जिसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। तो जब ओवर सिक्रीशन या अंडर सिक्रीशन हो तो बेसिकली उसको बैलेंस करने का, होम्योस्टेसिस मेंटेन करने का काम करता है आपका फीडबैक मैकेनिज्म। और नंबर ऑफ हॉर्मोन्स इस फीडबैक मैकेनिज्म के बेसिस पे ही काम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज देयर स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी बेसिकली जैसा मतलब उनको आपको बताया एक स्पेसिफिक साइट पे एक्शन काम करेंगे, तो वो स्पेसिफिसिटी है उस हॉर्मोन्स की, वो उसी सेल या उसी टारगेट साइट पे ही एक्ट करेगा। जैसे आपके कुछ सेल में वाटर सोल्यूबल हार्मोन होते हैं, ठीक है, कुछ आपके लिपिड सोल्यूबल है, लिपिड सोल्यूबल तो इनसाइड द सेल इजीली पास ऑन हो जाएंगे, और जो आपके वाटर सोल्यूबल है उनको एक कोई टारगेट या कोई करियर चाहिए आपके सेल को क्रॉस करने के लिए। नेक्स्ट है केमिकल नेचर। जब हम क्लासिफिकेशन भी करेंगे तब आपको पता लगेगा कि हॉर्मोन्स है ना कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, लाइक दे कैन बी पेप्टाइड, दे कैन बी अमीनो एसिड इन नेचर, दे कैन बी स्टेरॉइडल और मे बी मेड अप ऑफ लिपिड्स लाइक दिस। और हॉर्मोन्स की लास्ट प्रॉपर्टी है दे कैन मेटाबोलाइज्ड easily into liver and then excreted normally via urine and bile. Now the next basic topic of the hormones, it was the just introduction. We previously listen about the hormones, what are their basic properties. Now we will cover the classification of hormones. Like hormones can be classified on the different basis. Like first basis is chemical structure, from which material they are made. नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नेचर ऑफ एक्शन, उनका वे ऑफ स्टिमुलेशन है किस एंडोक्राइन ग्लैंड पे, एंड देयर इफेक्ट्स। तो ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया दे कैन बी क्लासिफाइड। फर्स्टली वी रीड अबाउट द केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे दे हैव 6 सब टाइप्स। फर्स्ट सब टाइप इज स्टीरॉयडल हार्मोन्स। तो स्टीरॉयडल मोस्ट ऑफ द जितने भी स्टीरॉयडल हार्मोन्स हैं हमारे सब कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, और सब हमारे नॉर्मल जितनी भी हमारी पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस है बॉडी में, बायोकेमिकल प्रोसेसेस है, सब उनको इफेक्टिवली परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। लाइक टेस्टोस्टेरोन्स है हमारी, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एल्डोस्टेरोन है, कॉर्टिसोल है, स्ट्रेस रिमूवल हार्मोन है आपका। तो नंबर ऑफ हार्मोन्स है जो आपके स्टेरॉयडल इन नेचर है, सब स्टेरॉयडल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपके अमीन हार्मोन्स है जो आपके अमीनो एसिड से बने हुए हैं, ठीक है, जिसमें बेसिकली आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं आपके, तो वो आपके स्टेरॉयडल है। अमीनो एसिड्स हैं वो एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन है वन ऑफ द एग्जांपल्स। पेप्टाइड है, पेप्टाइड में जिसमें शॉर्ट चेन ऑफ अमीनो एसिड्स होती हैं, वो आपके पेप्टाइड हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। देन है आपके प्रोटीन हार्मोन्स जो आपके नंबर ऑफ अमीनो एसिड चेन से बने होते हैं, जैसे वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल इंसुलिन है, ग्लूकागोन है, आपके सोमेटोट्रोपिन्स है। ग्लाइकोप्रोटीन्स में आपने पढ़ोगे जो आपके विद प्रोटीन बाउंड विद कार्बोहाइड्रेट,
ठीक है, आपका कंजुगेशन आपके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। उसमें आपका ग्लैक्टोज, मैनोज, फ्रुक्टोज, जितने भी आपके ओवरी के हैं, LH, FSH है, एंड देन आपके TSH है, दे आर दी ग्लाइकोप्रोटीन हॉर्मोन्स। नेक्स्ट है फैटी एसिड डेरिवेटिव, जो आपके सेल मेम्ब्रेन में आपके जो कोलेस्ट्रॉल है वहां से बनते हैं। यहाँ जितने भी आपके एक्टिनोइक एसिड है जो आपके सेल मेम्ब्रेन में अवेलेबल होते हैं, वहां से नंबर ऑफ हार्मोन्स आपके सिंथेसाइज होते हैं। नंबर ऑफ लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन के भी फर्दर नंबर ऑफ सब डिविजन है, सब टाइप है, PG1, 2, HE, नंबर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन हॉर्मोन्स, और सबके अपने अपने मतलब डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्शंस होते हैं जितने भी हॉर्मोन्स हैं। तो फर्स्ट वे है जो हार्मोन की क्लासिफिकेशन का, वो है उनकी केमिकल स्ट्रक्चर जिससे वो बने हुए हैं, उसके बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। सेकेंड मोड है जो आपकी क्लासिफिकेशन का, वो है उनका बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ठीक है, तो जैसे किस पर्टिकुलर लोकेशन पे बाइंड होंगे एंड देन वे परफॉर्म करेंगे उसी टाइप का एक्शन, जिसको हम डिवाइड करते हैं ग्रुप 1 हार्मोन एंड ग्रुप 2 हार्मोन में। तो ग्रुप 1 हार्मोन बेसिकली लिपोफिलिक एजेंट्स है, जो हार्मोन जिनका नेचर लिपोफिलिक है। तो आपको पता है हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी लिपोफिलिक है, तो इजीली दे कैन बाइंड, ठीक है, और इजीली वो क्रॉस कर पाएंगे जो वहां पे जो रिसेप्टर्स आपके प्रेजेंट हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, वो उस पे बाइंड होंगे, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। देन वो फर्दर जो सेल के अंदर हम कहते हैं ना कन्फर्मेशनल चेंजेस, बेसिकली वो कॉम्प्लेक्स एक्ट करेगा एज ए इंट्रासेलुलर मैसेंजर्स, ठीक है, जिसको हम कन्फर्मेशनल चेंजेस बोलते हैं। देन आपका जो भी इफेक्ट, जो भी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इन द फॉर्म ऑफ अदर अदर एक्शन की फॉर्म में आपको शो होगा। देन इसके एग्जांपल हैं आपके, जैसे एंड्रोजन्स हैं, एस्ट्रोजन है, आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, ये वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ग्रुप 1 हार्मोन्स। तो लेट्स सी दी मैकेनिज्म हाउ दी ग्रुप 1 हार्मोन्स एक्ट। तो आपने जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है कि आपका नॉर्मली फ्री हार्मोन है, ठीक है, वो आपका ट्रांसपोर्ट होके आया विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांसपोर्टर, जैसे मतलब नंबर ऑफ ऐसा जब ब्लड वेसल्स में भी इनको मूव करना होता है तो इनको एक कैरियर, एक ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसने क्या किया, उस ट्रांसपोर्टर ने जो भी उसकी टारगेट सेल है, ठीक है, टारगेट रिसेप्टर है, वहां पे उसको छोड़ दिया। देन ये लिपिड सॉल्युबल था, लिपोफिलिक था इजिली, तो ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर इजिली एंटर कर जाता है, और इसका टारगेट था न्यूक्लियर रिसेप्टर। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा, बाइंड होने के बाद क्या करेगा, एक स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स। Excuse me, ma'am. Sorry for the interruptions. Please unshare your slide. At my end, I will share of the slides also. ओके Slide सर, are वेट not moving. वेट सर, वेट। Ma'am, unmute yourself and please match that slide number. This is one okay. Hello.
ओके सर, ओके सर। हेलो, स्लाइड नंबर 13 है सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, यही है सर। Now we are on the present slide number 12. अभी हमने ग्रुप 1 हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। बेसिकली दे आर लिपोफिलिक। लिपोफिलिक है तो मोस्टली जितने भी लिपोफिलिक होते हैं वो आपके जो कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल डिराइव्ड हार्मोन्स होते हैं। उनका सिंपली मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म कैसे? क्योंकि आपकी सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड की है, आपका हार्मोन भी लिपिड का है, तो वो इजिली क्रॉस कर पाता है आपकी सेल मेम्ब्रेन को। एंड देन सपोज मोस्ट ऑफ देम आर द न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। तो आपका सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करेगा, साइटोप्लाज्म में आएगा एंड देन टारगेट ऑन दी न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स पे बाइंड होके वो बनाएंगे आपका एक एक्टिवेटेड रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स, जो आपके जीन एक्सप्रेशन को चेंज करेगा या कोई स्पेसिफिक हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट मतलब उस पर बाइंड होगा, जिसके अंदर वो कन्फर्मेशनल चेंज हो जाएगी इन दी फॉर्म ऑफ कोई स्पेसिफिक जीन एक्सप्रेशन वहां बनेगा, ठीक है, या नहीं बनेगा, जैसा भी आपका जो एक्शन आपको चाहिए उस बेसिस पे।
फिर इन द फॉर्म ऑफ एक प्रोटीन सिंथेसिस की फॉर्म में आपका नया प्रोटीन बनेगा, वो आपको शो करेगा भी आपका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन वहां पे हुआ है। तो सिंपली ग्रुप 1 हार्मोन्स इस तरीके से काम करते हैं। नाउ स्लाइड नंबर 13, in slide number 13 we read about the group 2 hormones. Group 2 hormones में अब बिल्कुल इसके अपोजिट है, मोस्टली दे कैन बी हाइड्रोफिलिक इन नेचर। और ये क्या होते हैं, ये हार्मोन्स होते हैं ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है ना वहां पे बाइंड होते हैं। तो स्पेसिफिकली इनको हम सेल सरफेस रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, वहां पे बाइंड होके वो नंबर ऑफ मैसेंजर्स जिनको हम कहते हैं सेकेंडरी मैसेंजर्स, उनको एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में वहां पे अवेलेबल हो। उनकी फॉस्फोलाइजेशन आप कह सकते हो, ठीक है, उनकी एक्टिवेशन करेंगे, तो उनके अंदर कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस ऐसे करेंगे, ठीक है। तो वो फर्दर जो वो सेकेंड मैसेंजर्स हैं वो आपके बायोकेमिकल जो फंक्शंस है या फार्माकोलॉजिकल फंक्शंस है वो परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ आपका जो हार्मोन है ना, बेसिकली जो सेल सरफेस हार्मोन है वो आपका प्राइमरी, उसको हम प्राइमरी मैसेंजर बोलेंगे। और जो फर्दर जो आपके नेक्स्ट मैसेंजर है जो उस एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सेकेंडरी मैसेंजर्स है। सेम इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। 3 टाइप के सेकेंडरी मैसेंजर्स हैं। पहला आपका सेकेंडरी मैसेंजर है साइक्लिक एएमपी, ठीक है, सबने नाम सुना हुआ साइक्लिक एएमपी है। तो आपके नंबर ऑफ हार्मोन्स है, जैसे एसीटीएच हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हो गया, एलएच हो गया, ग्लूकागोन हो गया, ये सारे वाया साइक्लिक एएमपी पाथवे से काम करेंगे। सेकेंड दूसरा है आपका सेकेंडरी मैसेंजर जिसको IP3 बोलते हैं या फास्फोइनोसिटोल बोलते हैं। वो आपका जैसे इसमें टीआरएच हो गया, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आ गया, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स हो गए, गैस्ट्रिन हो गया, ठीक है। ये सारे आपके IP3 जो पाथवे हैं उसके थ्रू काम करेंगे। कुछ सेकेंडरी मैसेंजर ऐसे हैं जैसे ग्रोथ हार्मोन्स हैं, इंसुलिन है, वो अननोन पाथवे या स्पेसिफिकली जैसे इंसुलिन आपका एलिमेंट है उसके थ्रू, नंबर ऑफ डिफरेंट सेकेंडरी मैसेंजर्स के थ्रू ये अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। Slide number 14. In slide number 14, we will see the mechanism how hormone act through cyclic AMP pathway. तो आप इसमें देख रहे हो आपका सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन पे डिफरेंट काइंड ऑफ रिसेप्टर्स अवेलेबल है। तो उन रिसेप्टर पे स्पेसिफिकली आपका मान लो हम इसमें बात करते हैं भी एसीटीएच है या ग्लूकागोन है या कैल्सिटोनिन है, वो आपके साइकिल अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, या उसमें माइनस जो शो करता है वो इनिबिशन शो कर रहा है, प्लस जो शो कर रहा है वो एक्टिवेशन। तो क्या होगा कि आपका एडिनाइल साइक्लेज एक्टिवेट होएगा, एटीपी से एनर्जी लेके साइक्लिक एएमपी, एंड देन ये साइक्लिक एएमपी क्या करेगा फर्दर, मान लो पीके है प्रोटीन काइनेज, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ जो साइक्लिक एएमपी वो एक्टिव होएगा। एक्टिव होके फर्दर डिफरेंट जो आपके सेल के अंदर या इवन न्यूक्लियस के अंदर जो भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हैं उनको परफॉर्म करने में जैसे इसमें हेल्प करता है। जैसे इसमें क्या होता है, साइक्लिक एएमपी रिस्पॉन्स एलिमेंट, सेम जैसे इंसुलिन रिस्पॉन्स एलिमेंट, आपके कुछ ऐसे सबस्ट्रेट होते हैं जो सबस्ट्रेट वहां बनेंगे वो एक्टिव होंगे। देन लास्टली क्या होता है, आपका इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आपका वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगा। मान लो आपने मेटाबॉलिज्म करानी है, आपने एक्सक्रीशन करानी है, या कोई भी ऐसा मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, कुछ भी ऐसे आपने कोई भी एक्शन अगर आपकी बॉडी में होना है तो वाया ये बेसिक प्रोसेसेस है, ये बेसिक मैकेनिज्म्स हैं आपके हार्मोन्स का काम करने का। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 15, जो अभी मैंने आपको बताया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी कैसे होता है, ठीक है, ये सेम आपका वही फ्लो आपका बना हुआ है कि आपका मैकेनिज्म जैसे साइक्लिक एएमपी कैसे काम करता है। तो साइक्लिक एएमपी का मैंने जैसे आपको बताया भी डिफरेंट आपके वहां पे ट्रांसक्रिप्टर फैक्टर्स या आपके रिस्पॉन्स एलिमेंट वहां बनेंगे,
ठीक है, देन ये रिस्पॉन्स एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल है फर्दर आपके कोई ट्रांसक्रिप्शन जीन के अंदर होनी है या कोई बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आना है, ठीक है, तो वो आपके फर्दर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है आपका स्लाइड नंबर 16। अगेन वो आपका साइक्लिक एएमपी। दूसरा इसमें होता है डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे मैंने बताया कि वो हमेशा आपके जो इतने भी मैसेंजर्स है ना, वो आपके इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। जब उनकी फॉस्फोराइलेशन हो ना, या उनको कोई ऐसा, उनके पास कोई एलिमेंट या कोई ऐसा एजेंट आए, देन ओनली दे एक्टिवेट। ठीक है, सबका एक्टिवेशन का तरीका भी अलग अलग होता है। जैसे आपका प्रोटीन फॉस्फेटेज आपके एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो हाइड्रोलिसिस कर देंगे, ठीक है, या उसके अंदर कोई एक फास्फोड ग्रुप ऐड कर देंगे जिसकी वजह से वो एक्टिवेट होगा। ठीक है, वो एक्टिवेट होगा, देन आपके फर्दर चेंजेस होंगे। लास्टली क्या होता है कि जब पीछे से आपके पास कोई हार्मोन नहीं आ रहा ना, जब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है या कोई आपको एक्शन नहीं प्रोड्यूस करना, देन आपका सिंपली साइक्लिक एएमपी की हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। हाइड्रोलिसिस होके वो आपका 5-AMP में कन्वर्ट हो जाएगा और वो इनएक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है, और जब अगेन वो इनएक्टिव फॉर्म में चला जाएगा, अगेन जब आपकी बॉडी में कोई रेगुलेशन या कोई एक्शन की रिक्वायरमेंट है, अगेन हार्मोन। तो एक टाइप का एक साइकिल है, जो एक प्रोसेस है, वो आपका चलता रहता है। नाउ ये अभी तक हमने 2 क्लास करी है हार्मोन की। पहली क्लास हमने करी है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। दूसरा hello sir, now I am audible. Hello. Yes, ma'am. Audible. Okay, Continue. okay sir. We are discussing the mechanism of group
2 हॉर्मोन्स। तो ग्रुप 2 में अभी चलो मैं रिपीट कर देती हूँ। हमने ग्रुप 2 में आप जर्नल मैकेनिज्म किया था कि कैसे इन स्लाइड नंबर 15। तो आपका साइक्लिक एएमपी कैसे एक्ट करता है जब आपके पास हार्मोन अवेलेबल हो, हार्मोन आ जाए तो क्या क्या चेंजेस होएगी। लेकिन जब हमने डीफॉस्फोलाइजेशन क्या होती है, बेसिकली जैसे जब भी बॉडी में कोई एक्शन, कोई बायोकेमिकल मैकेनिज्म नहीं परफॉर्म होना होता, तो हमारे जितने भी एंजाइम्स हैं या हमारे जो हॉर्मोन्स हैं ना, वो इनएक्टिव फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं। जब उनको मैसेजेस या सिग्नलिंग मिलती है तो इन द फॉर्म ऑफ, जैसे प्रोटीन फॉस्फेटेज के केस में क्या होता है कि सिंपली वो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और उसके अंदर से अपना फॉस्फेट ग्रुप जो भी आपका नेक्स्ट जैसे प्रोटीन है या हार्मोन है उसको बाइंड कर देंगे, तो उसकी फॉस्फोलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है, देन वो एक्टिव हो जाएगा और फर्दर जो भी उसके अंदर कंफर्मेशनल चेंजेस या बायोकेमिकल रिस्पॉन्स आने होते हैं तो वहां पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। और लास्टली जैसे डिग्रेडेशन ऑफ साइक्लिक एएमपी कैसे होएगी, जब हमारे पास कोई हार्मोन नहीं है, फर्दर पीछे से कोई सिग्नलिंग नहीं है, तो साइक्लिक एएमपी की सिंपली आपकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी एंड हाइड्रोलिसिस होके आपका इनएक्टिव फॉर्म में जैसे 5 एएमपी की फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो काम करेंगे। नाउ स्लाइड नंबर 17। अभी तक 2 हमने कैटेगरी करी है, आपका ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर कैसी है एंड ऑन द बेसिस ऑफ जो उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा था। अब हमने बात करनी है कि उनके नेचर ऑफ एक्शन। ठीक है, तो जो हॉर्मोन्स है कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्शन। जैसे पहला है वो दे कैन बी ऑटोक्राइन, पैराक्राइन, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो ऑटोक्राइन का मतलब है ऑटो अपने आप ही, जैसे आपकी सेल से निकला आपके हार्मोन और सेम सेल पे एक्ट करे, तो वो उनको हम बोलते हैं ऑटोक्राइन नेचर के हार्मोन्स। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल है अभी इंटरल्यूकिन है आपका, ठीक है, वो ऑटोक्राइन नेचर में। पैराक्राइन जिनको बोलते हैं जब वो ज्यादा दूर ना जाके नियर बाय की सेल्स है ना उन्हीं पे अपना एक्शन शो करेंगे। ठीक है, उनको ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने की जरूरत है, किसी ट्रांसपोर्टर की जरूरत नहीं है, वो सिंपली अपनी जो नियर बाय सेल्स है ना वहीं पे जाके अपना एक्शन शो करते हैं। ठीक है, जैसे एस्ट्रोजेंस हैं वो पैराक्राइन नेचर के होते हैं। ठीक है, आपका उसके बाद एंडोक्राइन, सिंपली जैसे हम जितने भी अब हॉर्मोन्स पढ़ रहे हैं वो एंडोक्राइन ही हमारा मेन है। तो वहां पे क्या है कि एक पर्टिकुलर सेल से निकलेंगे या ग्लैंड से निकलेंगे और एक्ट करेंगे वाया ट्रांसपोर्टिंग इनटू जो आपकी ब्लड स्ट्रीम है और अपने टारगेट जो नेक्स्ट टारगेट साइट है वहां पे अपना एक्शन शो करेंगे। ठीक है, सेम एक्सोक्राइन है। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स हैं आपके हार्मोन को अपने मतलब सिक्रीट करेगी और आसपास के सराउंडिंग टिश्यू पे एक्ट करते हैं, तो उनको हम एक्सोक्राइन बोलते हैं। नेक्स्ट आपके स्लाइड नंबर 18। इसमें ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है हार्मोन की ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो कौन सा हार्मोन कहाँ आपको स्टिमुलेट कर रहा है कहाँ से, तो वो उसको उस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। जैसे इसमें होते हैं 2 नेचर है, एक ट्रॉपिक हार्मोन है, एक नॉन ट्रॉपिक। ठीक है, तो ट्रॉपिक हार्मोन जैसे सिंपली आपको अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि आपका हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस बोलते हैं, तो उसमें जैसे हाइपोथैलेमस से आपके पिट्यूटरी अगेन वो ये दोनों वहां से जो हार्मोन निकल रहे हैं ना उनका नेचर है ट्रॉपिक, और जहां पे फाइनली वो एक्ट करेंगे वो रहेंगे आपके नॉन ट्रॉपिक। जैसे आपका है ट्रॉपिक में क्या है आपके जितने भी, जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि गोनाडोट्रोपिन्स है, ठीक है, वो वहां से निकल रहे हैं बट फाइनली वो आपके यूट्रस एंड ओवरी पे जाके एक्ट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से नॉन ट्रॉपिक में डायरेक्टली जैसे आपको बताया कि वो डायरेक्टली टारगेट सेल पे एक्ट करेंगे, उनको कहीं और से मतलब बीच में दूसरी किसी ग्लैंड या सेल से निकलने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो वो आपके नॉन ट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। तो कम्युनिकेशन आपको पता लग गया कि एंडोक्राइन सिस्टम में कैसे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, भी आपके एक ऑर्गन से निकलेंगे दूसरे बॉडी ऑर्गन या टारगेट साइट पे आपके हार्मोन एक्ट करते हैं। तो ये आपका जर्नलाइज्ड है।
ठीक है, दिस इज द सिंपली आपका एक मैकेनिज्म, या आप वो कह सकते हो कि नंबर ऑफ हार्मोन्स कैसे काम करेंगे। अभी हम डिफरेंट हार्मोन की क्लासिफिकेशन पढ़ी है, आगे हम जैसे मेन आपकी ग्लैंड्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि वो कब काम करते हैं। जैसे सिंपली प्रोसेस क्या है, मैकेनिज्म क्या है, जैसे सीएनएस में से कोई भी या स्ट्रेस लगा लो या कोई भी स्टिमुलेशन या इनिबिशन के फॉर्म में कोई भी आपको स्टिमुलस मिला ना, देन आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, मेन वो आपका वहां से आपका कोई रिलीजिंग या इनिबिटरी हार्मोन निकलेगा, वो पिट्यूटरी के पास जाएगा, पिट्यूटरी से भी अगेन कोई उसका स्टिमुलेशन या रिलीजिंग आएगा, या डायरेक्ट भी आ सकता है जैसे नॉन ट्रोपिक में होता है। देन आपका टारगेट जो भी साइट है, सेल है या ग्लैंड है वहां पे, एंड अगेन अगर ग्लैंड से है, ग्लैंड से अगेन वो आपकी टारगेट टिश्यू या सेल पे आपका काम करता है। तो ये आपका फाइनली एक समरी थी आपके हार्मोन्स की, भी हार्मोन्स इस तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड नंबर 21 अगेन, ये दिस इज द सेम, ये जैसे जिसको हम सिग्नल ट्रांसडक्शन बोलते हैं, जो अभी मैंने बताया भी, ऑटोक्राइन भी है, जेस्टाक्राइन भी, पैराक्राइन, एंडोक्राइन, ऑलरेडी वी डिस्कस इन दी प्रीवियस स्लाइड। अभी तक हमारा एक ऑब्जेक्टिव है ना, एक ऑब्जेक्टिव कवर हो गया हमारे मॉड्यूल का, ठीक है, जिसमें हमने सिंपली हार्मोन्स क्या है, कैसे काम करते हैं, और व्हाट इज दी डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन आपकी हार्मोन्स की। अब सेकंड ऑब्जेक्टिव है, जो सेकंड मॉड्यूल है, हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और रिलेटेड डिसीज या उनके डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देन इन स्लाइड नंबर 23, ठीक है, तो ये आपका एक ओवरव्यू है, डिफरेंट जो आपकी लोकेटेड ग्लैंड्स आपके अवेलेबल होती है, ठीक है, आपकी थायराइड होगी, थायराइड के जस्ट नीचे आपकी पैराथायराइड है, ठीक है, किडनीज में आपकी एड्रीनल है, टेस्टिस में आपकी, ठीक है, आपकी, और आप मेन उसके बाद आपकी ब्रेन की तो है ही है आपका हाइपोथैलेमस रीजन एंड पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी। तो ये आपका एक बेसिक ओवरव्यू था एंडोक्राइन का। नेक्स्ट आपका स्लाइड नंबर 24. In slide number 24, as per your syllabus, we will discuss about the hypothalamus and pituitary. सब फैमिलियर है, हाइपोथैलेमस आपका ब्रेन का मेन पार्ट है, ठीक है, लोकेटेड इन ब्रेन, जो मेन आपका रिलीजिंग हार्मोन्स, ठीक है, वो रिलीजिंग हार्मोन का आपका मतलब जो स्टिमुलेटिंग भी है, ठीक है, इनिबिटरी भी है, जब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है तो वो उसको रिलीज करने में हेल्प करता है। बिल्कुल हाइपोथैलेमस के जस्ट बिलो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड अवेलेबल रहता है, ठीक है, छोटा सा पार्ट है आपका पिट्यूटरी भी। तो इसमें आपकी तीन बेसिक ग्लैंड है, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड इंटरमीडिएट पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जितने भी मोस्ट ऑफ द जो हार्मोन है आपके एंटीरियर से निकलेंगे, दो बेसिक हार्मोन आपके पोस्टीरियर से निकलते हैं। In slide number 25, there is a table in which we enlist the various hormone secreted from the anterior and posterior. Like in anterior, जो भी आपके जैसे ग्रोथ हार्मोन हो गया, ठीक है, प्रोलैक्टिन हो गया, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हो गया आपका, एसीटीएच हो गया, फॉलिकल हो गया आपका, ल्यूटिनाइजिंग हो गया, ठीक है, तो ये आर द बेसिक हार्मोन जो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। सामने इनका केमिकल नेचर लिखा हुआ है कि कौन सा प्रोटीन इन नेचर है, कौन सा पेप्टाइड है, ठीक है, और इफेक्ट्स हम दिए यहाँ पे तो है ही है, बट इसको नेक्स्ट हम समराइज्ड फॉर्म में भी पढ़ेंगे कि ग्रोथ हार्मोन कैसे काम करता है। नाम से पता लग रहा है ग्रोथ का, ठीक है, तो हमारी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, हमारी जो टिश्यूज की हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन आपका मिल्क सिक्रेटिंग में मेमिलरी ग्लैंड में अवेलेबल होते हैं, मिल्क सिक्रेशन में हेल्प करता है। टीएसएच है, टीएसएच हमारा सारा जो मेटाबॉलिज्म रिलेटेड एक्शंस होते हैं वो ये कंट्रोल करता है। एसीटीएच है, एसीटीएच भी एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, ये भी नंबर ऑफ जो इफेक्ट्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से आगे भी नेक्स्ट, ये जस्ट एक आपको रिमेम्बरिंग के लिए कि आपके ये हार्मोन्स एंटीरियर से निकलेंगे एंड ये पोस्टीरियर से। इंटरमीडिएट जो जो आपका ग्लैंड है उससे आपका मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो आगे मतलब मेलाटोनिन हो गया आपका, ठीक है, मैं मेलानिन हो गया, उसकी फॉर्मेशन में करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
ठीक है, तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। ये आपके जस्ट मतलब आप जैसे बच्चों को बताओगे तो इनकी सबसे पहले इनके नाम याद कराने बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी कौन कौन से हॉर्मोन्स है और कैसा उनका नेचर है। नेक्स्ट हम वन बाय वन करेंगे। सबसे पहले है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन सेम इसके नाम से जैसे पता लग रहा है कि बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ है, प्रोटीन सिंथेसिस है, सेलुलर हमारी जो रेप्लिकेशन बेसिकली ग्रोथ वही है आपकी। तो उसके लिए आपका हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसको हम सोमेटोट्रोपिन्स भी बोलते हैं। तो एनाबॉलिक फंक्शन है इसका मेन। तो सबसे पहले क्या होता है, हाइपोथैलेमस से आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा, GHRH बोलते हैं। ठीक है, वो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होगा। हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होके वो जाएगा आपका पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास, और एंटीरियर पिट्यूटरी के पास से वो ग्रोथ हार्मोन की रिलीज कराएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी। देन ये आपके डिफरेंट जैसे जो साइट पे जाएगा, जहां पे मान लो इसके टारगेट साइट क्या है, बोन्स की ग्रोथ करानी है तो बोन के पास जाएगा, मसल्स के पास जाएगा, नर्वस सिस्टम के साथ इम्यून सेल्स के पास। तो ठीक है, तो इन सब टारगेट साइट्स पे जाके ये अपना एक्शन करेगा। ठीक है, तो जब इसका एक्शन वहां पे कंप्लीट हो जाता है ना, देन आपका वहां से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म शुरू होगा। ठीक है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में जैसे क्या होगा, जैसे IGF है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब ये होता है ना कि भी ग्रोथ होगी कंप्लीट, फर्दर ये क्या करेगा, IGF के लेवल को बढ़ा देगा, ताकि IGF का लेवल एक्ट करेगा एज ए इनहिबिटरी रिस्पॉन्स। ठीक है, हाइपोथैलेमस को। तो हाइपोथैलेमस से क्या होगा, जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, पहले हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज हो रहा था, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, फिर हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होगा, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, तो फिर ये आपका इनहिबिटिंग हार्मोन ग्रोथ हार्मोन की जो फर्दर जो पिट्यूटरी से आपका रिलीज हो रहा है उसको इनहिबिट कर देगा, एंड फर्दर पिट्यूटरी से इनहिबिट होएगा, आगे आपके जो फर्दर टारगेट साइट पे कोई हार्मोन आपका नहीं पहुंचेगा। तो इस तरीके से एक रेगुलेटरी या एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ग्रोथ हार्मोन का चलता रहता है। नेक्स्ट स्लाइड है आपका स्लाइड नंबर 27। हम TSH सेम TSH है, मेन आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायरोट्रोपिन भी बोलते हैं। तो TSH सेम, ये भी मैकेनिज्म सेम रहता है कि पहले TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन आपका हाइपोथैलेमस से आएगा, हाइपोथैलेमस से आने के बाद वो TSH आपका एंटीरियर पिट्यूटरी से आएगा। ठीक है, TRH के रिलीजिंग हार्मोन के बाद फिर उसके बाद वहां पे जाएगा ये TSH जाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड में जाके इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन आपका ये बनाएंगे T3 एंड T4 थायराइड हार्मोन, जो बेसिक हार्मोन है T3 थायरोनिन थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोक्सिन, आपके ये T3 एंड T4 बनाएंगे। और जब T3 एंड T4 रिस्पॉन्सिबल है नंबर ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म है आपकी बॉडी का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो डिफरेंट बायोकेमिकल जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन या पाथवे एक्टिव होते हैं ना, मेटाबॉलिक पाथवेज, तो उन सबको रेगुलेट करने का काम T3 एंड T4 बनाएगा। जब वो आपके सारे एक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, अगेन इसमें भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलेगा। ठीक है, तो आपके नेगेटिव फीडबैक में जो आपका थायराइड हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो वो एक्ट करेगा एज अ स्टिमुलस, और वो स्टिमुलस क्या करेगा, आपका थायराइड रिलीजिंग हार्मोन्स की रिलीज को बंद कर देगा, और वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जब हाइपोथैलेमस से नहीं आएगा तो TSH भी आगे फर्दर सिक्रेशन बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से नेगेटिव फीडबैक। अगेन एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन है, ACTH बोलते हैं। ठीक है, कॉर्टिकोट्रोपिन भी बोलते हैं इनको। तो ये आपके जो एड्रीनल ग्लैंड आपकी कहाँ है, जो आपका किडनी है ना, किडनी के एक टॉप पे कैप लाइक स्ट्रक्चर रहती है, तो उसके दो पोर्शन है आपके, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेडुला। तो आपके कॉर्टेक्स से में ACTH सिक्रीट होता है। ठीक है,
तो ये भी आपका बायोलॉजिकल नंबर ऑफ एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये भी सेम तरीके से काम करेगा। ACTH है, ACTH तब सिक्रेट होगा जब आपका कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से आएगा, ठीक है। फिर वो आपका ACTH है, वो जाके एड्रिनल पे एक्ट करेगा। एड्रिनल से आपके नंबर ऑफ जो डिफरेंट है, जैसे स्ट्रेस रिस्पॉन्स वाले आ सकते हैं आपके मेडुला से, तो नंबर ऑफ हार्मोन्स वहां पे एक्ट करेगा। तो ये वाला भी पोर्शन है ना, ऑलरेडी हमारा नेक्स्ट उसमें भी है पोर्शन में, ठीक है। स्पेसिफिकली जब हम एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे तो ये उसमें भी मैंने डिस्कस किया हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। दोनों ग्लाइको प्रोटीन नेचर होते हैं। तो एफएसएच का मेन काम है फॉलिकल्स, जितने भी गैमीट सेल है या ओवा है, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन, उनकी मैचुरेशन, उनकी ग्रोथ को बेसिकली देखता है, ठीक है। फॉलिकुलर ग्रोथ है। ल्यूटिनाइजिंग है वो ओवुलेशन को चेक कौन करता है अपना सारा, ठीक है। इसके बाद वो प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उसको भी देखता है, ठीक है, जो ओवरी से आपके सीक्रेट आउट होते हैं। प्रोलैक्टिन है, प्रोलैक्टिन बेसिकली लैक्टेटिंग मदर्स में इसकी मतलब प्रोलैक्टिन लैक्टेशन को या मिल्क प्रोडक्शन को वुमेन्स में प्रमोट करता है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर मतलब डिलीवरी, तो ये हेल्प करता है आपकी मैमिलरी ग्लैंड में अवेलेबल होता है और स्टिमुलेशन करता है आपका मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है, मैमिलरी ग्लैंड से। नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट पिट्यूटरी से आपका आएगा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये आपका स्किन बेसिकली इसकी लोकल प्रोडक्शन होती है अंडर द स्किन, ठीक है। तो मेलानिन प्रोडक्शन है, लेकिन इसकी जब आपका यूवी एक्सपोजर ज्यादा होता है तब इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा। ओवरऑल ये आपका इसके अलावा स्किन के अलावा भी ना, जो स्किन के मेलानोसाइट्स हैं वहां पे उसकी प्रोडक्शन के अलावा आपका जो बायोलॉजिकल साइकिल है वहां पे भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट आप आओ, ये आपका एक जर्नलाइज्ड हम मॉडल जो बनाते हैं ना अपने एंडोक्राइन सिस्टम में, वो ऐसे बनाते हैं। अभी हाइपोथैलेमस से आपका रिलीजिंग हार्मोन है, फिर पिट्यूटरी से आपका टारगेट ग्लैंड पे, एंड देन आपका फीडबैक मैकेनिज्म चलता है। तो ये जर्नलाइज्ड आपका वो है। अब आते हैं आपके बारी, जो अभी तक हमने एंटीरियर और पिट्यूटरी से, ये जनरलाइज आपके पिट्यूटरी हार्मोन्स के नाम है, उनके टारगेट है और उनके इफेक्ट्स है, ठीक है। जैसे आपका GnRH है आपका, ठीक है, वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसका टारगेट है। तो जितने भी अदर सेक्स हार्मोन हैं उनकी सिक्रेशन या उनके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो आपने इस तरीके से मतलब इसको बच्चों को याद कराना। TRH है वो आपका हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, एंड TSH पिट्यूटरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, बट उसकी टारगेट साइड आपका थायराइड ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड पे ये दूसरे जो थायराइड हार्मोन है ना, T3 T4, उनकी प्रोडक्शन, उनकी प्रोडक्शन प्लस सिंथेसिस, जिसको आप बोलते हो सिंथेसिस के लिए, और फिर वो आगे मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करती हैं। तो इस तरीके से आपने इनको इजिली रिमेम्बर करा सकते हो, ठीक है। तो अभी तक हमारा ये हमने एंटीरियर किया, नेक्स्ट हम करेंगे पोस्टीरियर, ठीक है। पोस्टीरियर में अगेन नेक्स्ट हम पोस्टीरियर पे, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, पोस्टीरियर ग्लैंड। पोस्टीरियर ग्लैंड में के आपके दो बेसिक हार्मोन्स है, ADH, ठीक है, या वैसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। सेकंड है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ये एंटी डायूरेटिक तो बेसिकली ये कब एक्ट करता है, इसका नाम ही एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। जब ब्लड की ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाए, कंसंट्रेशन बढ़ जाए और ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए, तब, ठीक है, तब ये रिलीज होएगा, तब वो ये दोनों चीजें एक्ट करती है एज ए स्टिमुलस। हम आगे रेनिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम पढ़ेंगे ना, ठीक है, तो उसमें हम आगे देखेंगे भी ADH एक्ट करता है। तो बेसिकली इसका काम है वाटर रीअब्जॉर्ब कराना, ठीक है, ताकि हमारा ब्लड वॉल्यूम और ऑस्मोलैलिटी बैलेंस हो जाए। BP को रेगुलेट करने का काम करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन इसका मेन काम है ADH का। ऑक्सीटोसिन मेन आपका जैसे डिलीवरी के टाइम मतलब इसकी रिलीज और स्टिमुलस होती है, तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस में, ठीक है, हेल्प करता है, और मिल्क इंजेक्शन में हेल्प करता है,
ठीक है, जो आपकी आफ्टर डिलीवरी। तो एडीएच है, एडीएच का आपको पता है, ठीक है, आपका जो आपका हाइपोथैलेमस है मेन, वही आपका प्रोडक्शन वहीं से हो रही है, ठीक है। देन पोस्टीरियर के पास जाएगा, पोस्टीरियर से इसकी रिलीज ब्लड स्ट्रीम में होगी। स्ट्रीम में होने के बाद मैंने आपको बताया था दो इसके बेसिक स्टिमुलस है, या तो ब्लड की ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाए, ठीक है, या आपका ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए। तो अब ये दो चीजें ऐसे हैं जो इसको स्टिमुलस की तरह एक्ट करेंगे और फिर एडीएच की रिलीज होगी, ठीक है। तो तब ये अपना एक्शन शो करेगा, भी रीएब्जॉर्प्शन करा लेगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर देगा। सेकंड है इसका इनिबिशन, इसकी कब इनिबिट होता है ये, अगर ब्लड का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए, तो उस केस में आपका इसका ये एज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म काम करेगा, ठीक है। तो फर्दर इसकी जो इनिबिशन शुरू हो जाएगी, और जो आपका अल्कोहल और कैफीन है वो ऑल्सो इनिबिट कर देते हैं एडीएच के रिलीज को। काम मैंने आपको बताया दिया, वाटर रीअब्जॉर्प्शन है मेन इनका काम किडनीज में, ठीक है, एंड ब्लड प्रेशर और उसमेलिटी को मेंटेन करने का काम करता है। हायर कंसंट्रेशन में एडीएच है ना आपके वेजो कंस्ट्रिक्शन का भी काम करेगा। नेक्स्ट आपका ऑक्सीटोसिन, स्लाइड नंबर 34। ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन सेम जो आपका पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियाई हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से ही उसकी प्रोडक्शन होती है। देन ये पोस्टीरियर में जाएगा। पोस्टीरियर में आपको मैंने बताया कि इसका स्टोमुलस कहाँ, दो, अगर सर्विक्स में स्ट्रेच शुरू हो जाए मतलब ड्यूरिंग लेबर, तो वहां तब इसका जो ऑक्सीटोसिन है ना इसका इसकी रिलीज शुरू हो जाएगी। या फिर जब आफ्टर डिलीवरी जब ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करते हैं, देन अगेन यहाँ पे इसकी रिलीज बढ़ेगी ऑक्सीटोसिन की। तो दोनों ये चीजें ये आपके इसके एक्ट करते हैं एज अ स्टिमुलस। इनिबिशन कब है? इसकी इनिबिशन कब होगी? जब कोई मतलब यूट्राइन स्ट्रेच नहीं है, कोई सक्लिंग नहीं हो रही, ठीक है, तो इस टाइप के कोई एक्शन नहीं है ना, देन ये आपका एक्ट करेगा एज अ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सेम उसी लूप में आपका एक्शन होते हैं। तो आपका ऑक्सीटोसिन बेसिकली जो आपका पोस्ट इसमें आफ्टर डिलीवरी यूट्राइन कंट्रैक्शंस कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड एंड पैराथायराइड लोकेटेड है आपकी इसोफेगस में, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपको पता है मेन जितने भी आपके मेटाबॉलिज्म वाले हार्मोन है T3 T4 वो यहाँ से इसकी प्रोडक्शन होगी। पैराथायराइड एक ये भी चार एक ग्रुप है, चार उसको क्या बोलते हैं ग्लैंड के पोर्शन है, चार पोर्शन में अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो ये भी आपका पैराथार्मोन सिक्रीट करता है, जो एक जैसे कैल्शियम आपका कंट्रोल आपके थायराइड ग्लैंड कर रही है ना, सेम ये भी कैल्शियम के साथ एक बड़ा अच्छा मतलब रिलेशनशिप है कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करने का, ठीक है। तो वो हम आगे देखेंगे भी पैराथायराइड कैसे करते हैं। तो ये आपके मेन पैराथायराइड एंड थायराइड ग्लैंड है भी, इस तरीके से आपको नजर आए। आप बच्चों के जैसे ऑलरेडी हम एनाटॉमी ये पोर्शन है ना थायराइड एंड पैराथायराइड पोर्शन, ये ऑलरेडी हम जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है या हमारा जो मेन रेस्पिरेटरी वाला पोर्शन है ना वहां पे भी कवर करते हैं, और यहाँ पे भी हमने कवर करना है इसकी एनाटॉमी साइड बाय साइड भी। बट फिलहाल एंडोक्राइन में हम डिफरेंट जो हॉर्मोन्स है ना उसको कवर करेंगे। अब आता है सेम हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड मतलब पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। हर एक हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस है, थायराइड एक्सिस है। तो हर एक जो नेक्स्ट ग्लैंड है ना एक पूरा एक एक्सिस है जहाँ पे आपका पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलेगा। तो जैसे हमें हाइपोथैलेमस से वो ये रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा, रिलीजिंग से फिर स्टिमुलेटिंग आपका एंटीरियर से निकलेगा एंड थायराइड ग्लैंड के पास जाएंगे, थायराइड ग्लैंड से T4 T3 निकलेगा। T4 T3 ने अपने जो काम परफॉर्म करने हैं ना, जो भी उनके मेटाबॉलिक इफेक्ट है, ठीक है, जितने भी इफेक्ट्स उन्होंने काम करने वो परफॉर्म कर लिए। अगेन जब उनका लेवल ज्यादा बढ़ जाए ना, लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तब वो बढ़ा हुआ लेवल है ना एक्ट करता है एज ए स्टिमुलस,
और वो स्टिमुलस डायरेक्टली हाइपोथैलेमस पे और या पिट्यूटरी पे भी एक्ट करता है, जिससे फर्दर टीआरएच की एंड टीएसएच की रिलीज है ना बंद हो जाए। तो इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी थायराइड एक्सिस। तो अब हम बात करें जो थायराइड हार्मोन्स है आपके T3 T4 है, तो जो मेन आपका है वो थायरोक्सिन है, ठीक है, फिर आपका T4, देन आपका ट्राई आइडोथायरोनिन है जो 5% है। तो सिंथेसिस ऑलरेडी हम आगे उसमें भी पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में, बट यहाँ पे भी क्या है कि मेन उसकी सिंथेसिस जो आपकी फॉलिकुलर सेल है, जो थायराइड सेल्स है, वहां पे इसकी सिंथेसिस होती है। जैसे आयोडीन आया उसके साथ टीएसएच आया, उसके साथ मिलके पूरा एक प्रोसेस है जहां से आपका T3 एंड T4 की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। जब इनकी फॉर्मेशन होगी, जैसे मैंने पीछे बताया कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलेगा, सेम इस तरीके से। जो ये तो फॉलिकुलर सेल के अंदर तो T3 T4 बन गया, जो इसकी पैरा फॉलिकुलर सेल है थायराइड ग्लैंड की, वहां से कैल्सिटोनिन की सिक्रीशन होती है। तो कैल्सिटोनिन है ना और पैराथायरॉयड ग्लैंड में, ये दोनों बिल्कुल एक तरीके के मतलब एंटी काम करते हैं, ठीक है। अगर वो मैं आपको इस एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगी कि वो कैसे काम करते हैं। अगर मतलब कैल्शियम का लेवल ज्यादा हाई हो जाए तो कैल्सिटोनिन की सिक्रीशन मतलब बढ़ जाएगी तब तक जब तक वो कैल्शियम का लेवल मेंटेन ना कर दे, नॉर्मल ना कर दे, इसी तरीके से, ठीक है। तो ये एक रेगुलेटर, बेसिकली कैल्शियम को मेंटेन करने वाले रेगुलेटर की तरह एक्ट करते हैं। तो सबसे पहले T3 T4 का काम क्या था? मेटाबॉलिक रेगुलेशन, बॉडी टेम्परेचर, थर्मो रेगुलेशन का काम करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ही इनकी। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट को एंड नर्वस सिस्टम रिलेटेड इफेक्ट्स को, जितने भी रिफ्लक्सेस हैं उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं। कैल्सिटोनिन है, ये आपके कैल्शियम लेवल को कम कर देगा, ठीक है। देखो कैल्शियम लेवल को बैलेंस करने का दो दो तरीके हैं, या तो उसकी जो ओस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी है, मतलब जो ओस्टियोक्लास्ट सेल से जो सिक्वेंज कर लेना, ये बेसिकली एक तरीके से कैल्शियम को, ठीक है, या रीअब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट कर देना। दो तरीके, या तो एक तो रीअब्जॉर्प्शन कराना, बेसिकली कैल्शियम को वापस आपके बोन्स में ले जाना, या ठीक है, एक तो ये है, या उनसे कुछ सिक्वेंज कर लेना। तो दो तरीके से आप कैल्शियम के लेवल को बैलेंस कर देते हो। तो ये रहेगा। पैराथायराइड में आपके मेन एक हार्मोन है पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच बोलते हैं। ये भी आपका मेन कैल्शियम कैल्सिटोनिन के साथ मिलके पीटीएच आपके कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना का काम करते हैं। इसको बोलते हैं कैल्शियम होम्योस्टेसिस का काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा रीनल इफेक्ट में, रीनल इफेक्ट भी इनका बेसिकली क्यों क्यों काम करता है, क्योंकि वहां पे भी इनको कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करना है, जिसके लिए वो कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट कर सकते हैं, ताकि कैल्शियम का लेवल कम है तो वापस नॉर्मलाइज हो जाए, ठीक है। या विटामिन डी की एक्टिवेशन, इसी के प्रेजेंस में ना क्या होता है, जो विटामिन डी है वो एक्टिव फॉर्म में, जो कैल्सिट्रिरोल की फॉर्म में अवेलेबल होती है आपकी। तो ये आपका मेन इसमें आप पता कर सकते हो, या इस डायग्राम से आपको पता लग जाएगा कि कैसे काम करेंगे। इन स्लाइड नंबर 42 इसमें क्या होता है, जैसे हाई कैल्शियम लेवल हुआ तो उससे क्या हुआ, थायराइड के आप कैल्सिटोनिन आया, कैल्सिटोनिन ने आपको ओस्टियोब्लास्ट करना है, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट बेसिकली जो एक्स्ट्रा कैल्शियम है उसको वापस बोन्स के अंदर डाल दें, तो ओस्टियोब्लास्ट बिल्कुल उल्टा है कि बोन के अंदर से कैल्शियम बाहर ले आना, ठीक है। तो ये पैरेलली काम करेंगे, मतलब बैलेंस के लिए काम करेंगे। तो ओस्टियोब्लास्ट हुआ, तो ठीक है, जिससे ओस्टियोब्लास्ट की वजह से ब्लड के अंदर अब क्या हो गया, कैल्शियम का लेवल कम हो गया, तो नॉर्मल हो गया। लेकिन जब आपकी बॉडी में कैल्शियम लेवल कम है तो उस केस में पैराथायरॉयड से पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होएगा एंड वो ओस्टियोक्लास्ट करेगा, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर तब तक लेवल इंक्रीज होएगा, ओस्टियोक्लास्ट तब तक होगा जब तक ब्लड में कैल्शियम का लेवल नॉर्मलाइज नहीं होता। तो इस तरीके से ना दोनों हार्मोन कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन है ना मिलके काम करते हैं, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरह एक्ट करते हैं।
जैसे पीटीएच है, पीटीएच क्या करेगा, ब्लड कैल्शियम जब हाइपोकैलेमिया में तब एक्शन में आएगा, और कैल्सिटोनिन जब हाइपरकैलेमिया, बेसिकली हाइपरकैलेमिया होएगा तब उसकी सिक्रीशन बढ़ेगी। तो इस तरीके दोनों एंटीगोनिस्टिकली एक दूसरे के साथ काम करते हैं। क्लियर। तो उसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड है आपकी इन स्लाइड नंबर 43, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो इसको सुप्रा रीनल ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी एक कैप की तरह आपकी जो किडनीज है, किडनीज पे अवेलेबल रहती है, दोनों किडनीज पे। तो इसके दो पोर्शन है आपका, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला, जो आपके एड्रिनल ग्लैंड के अंदर है। ठीक है, कॉर्टेक्स आपका आउटर साइड का जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, इसमें भी आपके 3 लेयर अलग अलग जो डिफरेंट स्पेसिफिक, हर लेयर अपना एक स्पेसिफिक हार्मोन सीक्रेट करती है। मेडुला इनसाइड द मतलब इनर साइड में है, और ये आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स है ना, जिसको आप स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, उनकी प्रोडक्शन करती है। सबसे पहले हम एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करेंगे। एड्रिनल कॉर्टेक्स में आपका एल्डोस्टेरोन, जिसको आप मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, कोर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, और जो आपके सेक्स हार्मोन है एंड्रोजन और एस्ट्रोजन, उनकी मेन सिक्रेशन करता है, उनकी मेन प्रोडक्शन करता है। तो एल्डोस्टेरोन का नाम हमने पहले भी सुना है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ठीक है, मेन आपका किडनी का एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो सके। ठीक है, कोर्टिसोल है आपका बेसिकली ये आपके मेटाबॉलिज्म रिलेटेड फंक्शन, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट का हो, प्रोटीन या फैट का, उस मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का हेल्प करता है। ठीक है, भी स्ट्रेस के टाइम मेटाबॉलिज्म रेगुलेट हो जाए। ठीक है, एंड्रोजन्स आपके जो सेकेंडरी मेल या फीमेल जो आपके करेक्टर्स हैं उनको मेंटेन करता है, उनकी डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, जैसे मतलब डिफरेंट जो सेकेंडरी करेक्टर्स होते हैं मेल एंड फीमेल के, ताकि वो प्रॉपरली विद एज जैसे आपके करेक्टरिस्टिक्स आने होते हैं बॉडी में, वैसे। एस्ट्रोजन है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है, जो बेसिकली रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ एड्रिनल मेडुला, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स से थे, एल्डोस्टेरोन आपका कोर्टिसोल हो गया, एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। अब ये आते हैं आपके एड्रिनल मेडुला से। एड्रिनल मेडुला से जो हार्मोन, उनको कैटेकोलामिन्स बोलते हैं। ठीक है, दो जो कैटेकोलामिन्स बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स की तरह भी एक्ट करते हैं। तो आपके एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन है। ठीक है, तो ये ड्यूरिंग कोई मतलब जैसे आपका कोई शॉर्ट टर्म मतलब स्ट्रेस लेवल बढ़ जाए, ठीक है, तो उस टाइम ये इनकी सिक्रीशन होएगी। और ये मतलब कौन कौन बॉडी की कुछ एक्टिविटी, जैसे हार्ट रेट बढ़ा देंगे, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देंगे, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो जब इनकी स्ट्रेस के टाइम ये वाली एक्टिविटी है। नॉर एपिनेफ्रिन भी आपका ये ब्लड ये भी एक्ट करेगा, वेजो कंस्ट्रक्शन कर देगा, साथ साथ ये भी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, शुगर को बढ़ा देगा, जैसे एपिनेफ्रिन करता है। ठीक है, तो ये आपके स्ट्रेस हार्मोन इनको बोलते हैं। कॉर्टिसोल ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कॉर्टिसोल में क्या होता है, बेसिकली आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, तो डिफरेंट जो आपके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है ना, एक तो उनको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, जैसे आपका फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का। इसके अलावा ये इन्फ्लामेशन को कम कर देता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, ब्लड शुगर को बढ़ा देता है, और डिक्रीज कर देता है बॉन फॉर्मेशन को। तो बेसिकली ये भी आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, उसको भी कंट्रोल करता है। आपका बायोलॉजिकल को क्लॉक है, सर्काडियन रिदम आप उसको बोलते हो, तो उसको भी कंट्रोल करने का काम करते हैं कोर्टिसोल। अब बारी आती है आपके नेक्स्ट एक्सिस, जिसको आप बोलते हो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। ठीक है, जिसमें आपके अभी हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक एक्सिस की तरह काम करते हैं। पहले आपका ऊपर सबसे हाइपोथैलेमस है, उससे आपका मेन रिलीजिंग हार्मोन निकलेगा। इसमें रिलीजिंग हार्मोन होता है आपका कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो वो जो पिट्यूटरी से एडीएच एसीटीएच को, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन को, ठीक है, फिर वो एसीटीएच आपके पास जाएगा एड्रिनल के पास, और एड्रिनल से फर्दर जो कॉर्टिसोल्स हैं उनकी सिक्रीशन शुरू हो जाएगी।
ठीक है। तो फिर कोर्टिसोल ने जो जो टारगेट साइट्स हैं वहां पे जाके ये काम करेगा। लाइक इस डायग्राम इन स्लाइड नंबर 48 यू विल सी कि आपके कौन कौन से एरिया से कौन कौन सा आपका हार्मोन सिक्रेट आउट होता है। जैसे ग्लोमुलर जोन आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स से फर्स्ट जो अपर लेयर है उससे एल्डोस्टेरोन है, मिडल लेयर है जिसको हम फेसिकुलर जोन बोलते हैं कॉर्टिसोल है, एंड थर्ड जो इनर लेयर आपको रेटिकुलर जोन वहां से आपके एंड्रोजन और एस्ट्रोजन सिक्रेट होते हैं। ठीक है। एड्रिनल मेडुला से आपका सिंपली पता है कि एपिनेफ्रिन एंड नॉरनेफ्रिन जाएंगे। ठीक है। तो आगे इन्होंने जो जो एक्शन करने होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो सेम यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म भी मतलब सेम तरीके से फीडबैक मैकेनिज्म भी अपना एक्शन करेगा। ठीक है। उनकी जब उनके एक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। और इन 49 आप ये देखोगे कि ये भी ऑलरेडी वेरी फेमिलियर हो, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रास सिस्टम बोलते हैं। ये बेसिकली आपके जो ब्लड प्रेशर ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करता है। और ये भी कब एक्शन में आता है, जब इसके लिए स्टिमुलस कौन कौन से हैं, अगर जैसे ब्लड प्रेशर या ब्लड वॉल्यूम कम हो जाए तब आपके किडनी रेनिन आएगी, किडनी से लीवर से एंजियोटेंसिनोजन आएंगे, वो कन्वर्ट कर देंगे एंजियोटेंसिन 1 में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ठीक है। देन आपका 2 एंजियोटेंसिन 2 ये मेन प्रीकर्सर होता है जो अपना एक फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। ठीक है। तो ये प्रीकर्सर फर्दर क्या करेगा, या तो वेजो कंस्ट्रिक्शन कर देगा, ठीक है, क्योंकि या फिर क्या करेगा स्टिमुलेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन हमारे पता है कि वो रीअब्जॉर्प्शन कराता है भी, जैसे क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम है तो वो रीअब्जॉर्प्शन करा देगा आपके NaCl है, वाटर की है, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन वहां से करा देगा ताकि आपकी जो ऑस्मोलैलिटी है ब्लड में वो मेंटेन हो जाए और ब्लड प्रेशर आपका मेंटेन हो जाए। ठीक है। वेजो कंस्ट्रिक्शन से भी आपका ब्लड प्रेशर, आपकी ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वहां पे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाता है। तो ये आपका सिस्टम, इसमें आपके एल्डोस्टेरोन मेन आपका जो हार्मोन्स हैं वो एक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट जो ग्लैंड की तरह भी एक्ट करती है, ठीक है, इसका दोनों नेचर है आपका, तो वो है नेक्स्ट ऑर्गन है आपका पेनक्रियाज। ठीक है। तो पेनक्रियाज है आपका जस्ट मतलब बिहाइंड द स्टमक प्रेजेंट होता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है। और इसके अंदर पेनक्रियाज के अंदर ना आइलेट्स ऑफ लैंगरहन मतलब एक जैसे गुच्छे टाइप ग्रुप टाइप स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपकी सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है। उसमें क्या है कि आपकी एक्सोक्राइन, मैंने जैसे बताया एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन दोनों इनका नेचर। ठीक है। इसमें कुछ मतलब वहीं पे एक्ट कर लेंगे, कुछ आपके जो हॉर्मोन्स है वहां से सिक्रेट होके जो डिफरेंट टारगेट साइड है वाया ब्लड स्ट्रीम वहां पे भी एक्ट करेंगे। तो आपके मेन यहाँ पे 5 टाइप के सेल्स है, अल्फा बीटा डेल्टा गामा एंड पीपी सेल्स है, पॉलीपेप्टाइडिक सेल्स बोलते हैं जिनको। तो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज कैसे बोलते हैं, इसके अंदर से ना डिफरेंट पेनक्रियाटिक जूस या डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं जो हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर। ठीक है। आपका जैसे अमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया। अमाइलेज हमारा क्या काम करता है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है उनके ब्रेक डाउन कर देगा स्मॉलर पोर्शन में। ठीक है। ग्लूकोज ग्लूकागोन। लाइपेज है वो भी सेम फैट्स को जैसे आपके फैटी एसिड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये एक्सोक्राइन नेचर है कि वहीं से आपके वहीं नियर बाय सेल्स में ये अपना जो एजेंट्स को इन एंजाइम को सिक्रेट करके वहीं पे एक्ट करते हैं। एंडोक्राइन नेचर कैसे है इसका, क्योंकि पैनक्रियाज है ना आपके इंसुलिन हो गया, ठीक है, ग्लूकागोन हो गया, आपका इन हॉर्मोन्स की भी सिक्रेशन करता है। इंसुलिन हमें पता है कि मेन आपका जो ब्लड शुगर है उसको मेंटेन करने का, उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। और इसकी सिक्रेशन कब होगी, जब हाई ग्लूकोज लेवल हो जाएगा ब्लड में, तब वो इसका एक्ट करेगा एज अ स्टिमुलस और इंसुलिन से ये सिक्रेट आउट होना शुरू हो जाएगा। ग्लूकागोन है, ग्लूकागोन इसका बिल्कुल मतलब ये भी आपका पैनक्रियाज से निकलेगा, बट ये भी आपका
जब ग्लूकोज लेवल कम हो ना तब इसका एक्शन आपको दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या करेगा, जो स्टोर्ड लीवर में एक्स्ट्रा ग्लूकागोन के फॉर्म में ना शुगर, तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। इस तरीके से ये रेगुलेशन का काम करेगा। तो मैंने फंक्शंस ऑलरेडी बता ही दिए आपको कि आपका जो डाइजेस्टिव भी है नेचर में, हार्मोनल भी, क्योंकि एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन इन नेचर आपका पैनक्रियाज, ठीक है। तो जैसे इसको बताया भी, फैट और प्रोटीन उसकी ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, उनकी डाइजेशन में हेल्प करता है। सेम ग्लूकागोन एंड इंसुलिन दोनों एक दूसरे के एंटी, मतलब एंटी काम करेंगे, जैसे आपका कैल्सिटोनिन एंड पीटीएच काम करते हैं ना, वैसे ही ये काम करेंगे। तो ये है आपका डिफरेंट डिफरेंट सेल से निकलते हैं, जैसे डेल्टा सेल है उसे सोमेटोस्टेटिन लिखने का, अल्फा सेल से ग्लूकागोन और बीटा सेल से आपके इंसुलिन की सिक्रेशन होती है। इन स्लाइड नंबर 53, जैसे आपका स्टिमुलस, इसमें स्लाइड नंबर 53 में इसका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और स्टिमुलस आप देखोगे। जैसे स्टिमुलस तो मैंने बताया कि जैसे ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, पैनक्रियास से इंसुलिन की सिक्रेशन बढ़ेगी, और सिक्रेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा इंसुलिन क्या करेगा, लीवर के अंदर या तो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा ग्लाइकोजन में, ठीक है, या जो हमारे डिफरेंट सेल्स के अंदर जैसे ग्लूट रिसेप्टर है जो उसके ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर है, ठीक है, तो वहां पे उसको भेज देगा टू यूटिलाइज कर सके उस ग्लूकोज को। तो इससे क्या होगा कि उसने यूटिलाइज करवा दिया ग्लूकोज को, तो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो इट बिकम नॉर्मल, ठीक है। जब नॉर्मल हो जाएगा तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म चलेगा सेम, ठीक है, फिर फर्दर जो इंसुलिन की सिक्रीशन है वो बंद हो जाएगी। सेम इसका जब हम ग्लूकागोन की बात करेंगे, ग्लूकागोन में बिल्कुल उल्टा है। जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज लेवल बिल्कुल खत्म हो जाए, कम हो जाए, देन पैनक्रियाज रिलीज करता है ग्लूकागोन, वो भी अगेन लीवर पे एक्ट करेगा और ग्लाइकोजन से अगेन कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज को, तब तक जब तक उसका ब्लड में शुगर लेवल नॉर्मलाइज नहीं होता। एक बार शुगर लेवल नॉर्मलाइज हो गया, देन इट एक्ट एज ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, अगेन उसे फिर रिलीज ऑफ ग्लूकागोन आपकी बंद हो जाएगी। तो दोनों आपके एक तरीके से एंटागोनिस्टिकली काम करेंगे, आपका इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। तो ये आपका नॉर्मल रेगुलेशन थी। इन नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 54, इन स्लाइड नंबर 54 ओवरीज के हैं, ठीक है, जो हम पहले मोस्टली ये हार्मोन आपके एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन से निकलते हैं, ठीक है। मेन आपका ओवरी भी एक एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है, तो ये खुद भी मतलब हार्मोन सिक्रीट करती है, प्रोड्यूसिंग ग्लैंड आपकी। तो इसमें जो हॉर्मोन्स हैं जो मेन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस को रेगुलेट करते हैं, उसमें आपका गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है। तो देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन है। तो ये आपके मेन हार्मोन्स है इसमें, ठीक है। और सबका मैकेनिज्म बिल्कुल सिमिलर है, सेम वे से रेगुलर, मतलब रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेम आपका नेगेटिव फीडबैक लूप चलेगा इसमें। जैसे ये इसमें है हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हाइपोथैलेमस से आपका गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, रिलीज हो गया, वहां से पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, देन ल्यूटिनाइजिंग, ठीक है, दोनों ओवरी पे एक्ट करेंगे, ठीक है, ओवरी पे एक्ट करेंगे या तो ओवा की डेवलपमेंट के लिए, या फिर दूसरा फर्दर ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन पे एक्ट करेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा मेनेस्ट्रल साइकिल को भी आपको रेगुलेट करने का काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ वहाँ पे जैसे फॉलिकुलर स्टेज में आपके मेन एफएसएच काम करेगा, देन आपका ल्यूटिनाइजिंग ओवुलेशन के बाद भी आपका ल्यूटिनाइजिंग लूटियल फेज शुरू हो जाता है, यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन आपका एक्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम वहाँ पे रेगुलेशन का काम करते हैं। अगेन इसमें भी आपको इन स्लाइड नंबर 56 में भी आपको सेम डायग्राम यही पता लगेगी, ओवरी में कैसे आपके डिफरेंट फॉलिकुलर स्टेज है और आपके एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करते हैं। और जब एक्शन पूरा हो गया, अगेन आपके इनिबिन है, एक हार्मोन और है, ठीक है, ओवरी से ही सिक्रेट आउट होता है वो भी, ठीक है, इनिबिन। तो वो फर्दर एज ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की तरह एक्ट करेगा यहाँ पे।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका टेस्टिस। टेस्टिस बेसिकली आपके जो मेल गोनेड्स हैं वो ये भी मतलब वहाँ उसको टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट है। ठीक है, आपके विद इन द स्कॉटम आपके स्किन के नीचे आपका प्रेजेंट होता है, ओवल शेप्ड है ये। एंड इससे मेन आपकी दो मेन इसमें एक तो सेमनीफेरस ट्यूब्स है जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, एक वो है जहाँ पे मेन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है, एक तो वो है। सेकेंडली इसमें इंटरस्टिशियल सेल्स है जो लेडिक सेल्स बोलते हैं। इन सेल से मेन प्रोडक्शन ऑफ आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं की सिक्रेशन होती है, जो आपका मेन प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन है, जो सेकेंडरी कैरेक्टराइजेशन के लिए जरूरी है। ठीक है, आपकी रिप्रोडक्शन के लिए, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए सबसे एसेंशियल है। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ द टेस्टिस और इसके जो हार्मोन्स हैं उनके क्या मेन फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन है, तो जिसमें आप स्पर्म सेल की सिंथेसिस प्रोडक्शन होती है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस है। तो इसके अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस के अलावा, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस हमें पता है वो जब आपकी प्यूबर्टी स्टेज आते हैं, आपके सेकेंडरी करैक्टर की डेवलपमेंट होती है, तब वहीं पे आपके स्पर्म की प्रोडक्शन भी शुरू होती है। तो उसको मेंटेन करने का, उसके डेवलपमेंट का सारा काम टेस्टोस्टेरोन के पास है। इसके अलावा रेगुलेशन, अगेन जो आपका टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है, वो रेगुलेट करता है विद द हेल्प ऑफ अदर हार्मोन जैसे एफएसएच है, लुटेनाइजिंग है। ठीक है, इनकी मदद से आपके स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को रेगुलेट करने का काम करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका थर्मो रेगुलेशन। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन का काम है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम है। तो ये भी आपका टेस्टिस में होता है विद द हेल्प ऑफ आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से। तो टेस्टोस्टेरोन मैंने बता ही दिया आपको। टेस्टोस्टेरोन मेन डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का काम करता है मेल प्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, और जो आपके सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने होते हैं वो भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके पास इनसफिशिएंट टेस्टोस्टेरोन लेवल हो ना, तो उनकी प्रॉपर जैसे फेशियल ग्रोथ या फेशियल हेयर होते हैं इन द केस ऑफ मेल, वो ग्रो नहीं हो पाती। ठीक है, तो बहुत टेस्टोस्टेरोन का भी लेवल मतलब मेंटेन्ड होना बहुत जरूरी है फॉर दी डेवलपमेंट। ठीक है, इसके अलावा आपको बॉडी मसल्स, बॉडी मास मेंटेन बनता है, बोन डेंसिटी, आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। आपकी यही सर्टोली सेल थी, सर्टोली सेल से अगेन इनिबिन जो आपकी टेस्टिस की मेन सेल है सर्टोली सेल। तो ये आपका सर्टोली सेल से बनेगा, तो मेन ये भी हेल्प करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच, उसके लेवल को। जैसे मान लो एफएसएच का लेवल भी मतलब एक लेवल तक ना इंक्रीज हो, अगर ज्यादा बढ़ गया भी आपका एफएसएच का काम हो चुका है लेकिन उससे ज्यादा भी एफएसएच का लेवल है, तब इनिबिन वहां पे एक्ट करेगा। ये भी एक नेगेटिव फीडबैक रेगुलेटर की तरह एक्ट करता है इनिबिन। एस्ट्रोजन है, ठीक है, वैसे तो एस्ट्रोजन है जो मतलब फीमेल्स के हार्मोन है, बट स्टिल इनका लेवल भी मतलब आपके फीमेल मेंबर्स में भी है, जो मेन आपका मेटाबॉलिज्म और रेगुलेशन का काम करता है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एक हार्मोन आता है एंटी मलेरियन हार्मोन, AMH बोलते हैं, इसको भी सर्टोली सेल सिक्रीट करती है। ठीक है, ये क्या करता है, जैसे मान लो क्या होता है कि मेल के अंदर है ना भी फीमेल करेक्टरिस्टिक्स को स्प्रेस कर देता है, ताकि मेल के अंदर फीमेल करेक्टरिस्टिक्स ना आए, तो उसको स्प्रेस करने का काम करता है। ठीक है, और मतलब जितने भी हार्मोन्स है, वैसे सभी हार्मोन का ये है कि इन किसी भी हार्मोन की डिस्टरबेंस हो जाए या रेगुलेशन प्रॉपर ना हो, तो इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं या फर्टिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है आपका स्लाइड नंबर 60। इसमें आप हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाइडल एक्सिस के आप बारे में देखोगे, जो हमारा मेन रेगुलेशन का काम है। तो आपको पता है जब स्टिमुलस है, स्टिमुलस क्या है इसमें, जब आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल बॉडी में कम होना, तो उसके तब आपका वो एक्ट करेगा एज ए स्टिमुलस। हाइपोथैलेमस से अगेन
गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होंगे पिट्यूटरी के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी से आपका एलएच एफएसएच आएगा, टेस्टिस के पास जाएंगे, वो टेस्टिस के पास से अगेन आपका टेस्टोस्टेरोन और इनिबिन, टेस्टोस्टेरोन इनिबिन दोनों मतलब एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं टू मेंटेन द रेगुलेशन, ठीक है, या होमोस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल ब्लड में मतलब उसने अपने काम किया, उसका काम क्या था, जो डेवलपमेंट करना सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है, वो सारा काम किया। जब वो काम हो गया तो एक्ट करेगा एज ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और वहां से अगेन आपका पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस से फर्दर रिलीज बंद हो जाएगी। आपके हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की, और पिट्यूटरी से आपके ल्यूटिनाइजिंग और एफएसएच की। इनिबिन क्या करता है, जब इनिबिन के भी अपना काम मतलब उसने एफएसएच की फर्दर सिक्रीशंस को कम करना है, तो इनिबिन भी एक्ट करेगा एज ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म्स की तरह, रेगुलेटर की तरह एक्ट करेगा, और फर्दर पिट्यूटरी से वो सिक्रीशन ऑफ एफएसएच की कम कर देगा। तो इस तरीके से आपका हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनोइडल एक्सिस एक्ट करता है। तो आप मतलब जैसे बच्चों से हम डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं भी आपका ये एक्सिस कैसे है। तो आपके ये मेन रेगुलेशन मैकेनिज्म्स हैं आपके डिफरेंट हार्मोन्स के। नेक्स्ट आपकी आती है, नेक्स्ट ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, ठीक है। पीनियल ग्लैंड आपका जो मेन आपका डायसेफ्लोन ब्रेन का पार्ट है, तो वहां पे ये आपका प्रेजेंट होती है। और ये मेन आपका पीनियल बॉडी जो आपका पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, ये में आप मेन आपका मेलाटोनिन, ठीक है, जिसको आप स्लीप हार्मोन भी बोलते हैं, वो उसकी सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये आपका मेलाटोनिन हो गया, ये आपकी बॉडी की जो सर्काडियन रिदम है ना, उसको मेंटेन करता है। जैसे मेलाटोनिन है, ठीक है, मेलाटोनिन सर्काडियन रिदम क्या होता है, एक जैसे आपका जिसको आप बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, आपके बॉडी का एक पूरा साइकिल है डे नाइट का। जैसे हमें भी रात को 10 बजे मतलब सोना है, सुबह 5 बजे उठना है, एक आपकी तो आपकी ओवरऑल आपके फंक्शंस भी है ना बॉडी के रेगुलेट होते हैं उसी अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जिसको आपको सर्काडियन रिदम में मेन जैसे आपकी जो भी एक्टिविटी इनसाइड जो बायोकेमिकल एक्टिविटी है, वो भी एक वो भी मेंटेन्ड रहती है, ठीक है, आपके वर्किंग टाइम में, और जब आप स्लीप कर रहे हो, ठीक है, तो अलग अलग एक्शन प्रोड्यूस होते हैं। जैसे मेलाटोनिन का लेवल आप देखोगे ना सुबह के टाइम, ठीक है, जब इसकी रात में और मॉर्निंग जो 4 बजे 3 बजे का टाइम होता है, तब इसका लेवल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये हमारी स्लीप को मेंटेन करता है, उसको बेटर करता है, ठीक है, मेलाटोनिन बेसिकली। इसके अलावा मेलाटोनिन क्या करता है, हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको मेंटेन करता है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, ठीक है। और इसके अलावा भी नंबर ऑफ मतलब फंक्शंस है, जैसे कार्डियोस्कुलर है, आर्थेरियोस्क्लेरोसिस है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम कर रहा है। तो नंबर ऑफ ओवरऑल आप बॉडी के फंक्शंस को भी मेंटेन करता है मेलाटोनिन। इसकी डेफिशिएंसी जैसे हो जाए ना मेलाटोनिन की, तो मतलब नींद नहीं आती, प्रॉपर स्लीप नहीं आता, क्योंकि इसकी प्रोडक्शन भी तभी होती है जब लाइट डार्क साइकिल प्रॉपर चल रहे बॉडी में। ऐसा कई बार क्या होता है कि पूरी रात जाग रहे हैं, तो उसका मेलाटोनिन की प्रोडक्शन पे उसका बड़ा है मतलब फर्क पड़ता है। तो ये है। तो जैसे मेलाटोनिन, नेक्स्ट स्लाइड है 63। तो इसमें क्या होता है, पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन निकल रहा है, तो मेलाटोनिन जैसे लाइट के टाइम है ना, जब आपकी आंखों पे जैसे लाइट सिग्नल्स लेते हैं, तब आपका शुरू होता है कि आपका मेलाटोनिन की प्रोडक्शन धीरे धीरे फिर जैसे लाइट आंखें आप बंद करते हो, धीरे धीरे पीनियल ग्लैंड से फिर मेलाटोनिन ना रात के वो आपकी स्लीप के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल रहता है। और मेलाटोनिन का लेवल एज पर दी जैसे आपकी एज के हिसाब से भी बच्चों में मेलाटोनिन का लेवल अलग है, प्यूबर्टी के टाइम मेलाटोनिन का लेवल कम हो जाएगा, अडल्टहुड में मतलब इस तरीके से अलग वेरी करता है मेलाटोनिन का लेवल। एट द मतलब एजेस में क्या होएगा, एट द एज ऑफ 80-90s वहां तो बिल्कुल ही मतलब खत्म हो जाता है मेलाटोनिन का लेवल, तभी मतलब उनको एट आफ्टर एज नींद आनी मतलब थोड़ी कम हो जाती है वहां पे।
नेक्स्ट आपकी स्लाइड नंबर है थाइमस ग्लैंड, स्लाइड नंबर 64। इसमें आपका मेन थाइमस ग्लैंड, थाइमस पार्ट आपका बिल्कुल स्टर्नम के सामने एक स्मॉल पिंकिश ग्रे टाइप का ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ठीक है। थाइमस जो आपका मेन इम्यून प्रोडक्शन के, क्योंकि ये इम्यून हार्मोन को, इम्यून सेल्स की प्रोडक्शन करता है आपका थाइमस, ठीक है। इस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन, ठीक है। जो आपका, इसके अलावा ये आपकी टी सेल और जो बी सेल, इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं, उनकी प्रोडक्शन करते हैं। तो टी सेल आपको पता है जो फाइट जो आपकी एक्ट करती है कोई भी इन्फेक्शियस या एंटीजेंस के अगेंस्ट, ठीक है। तो उनसे फाइट करके डिजीज प्रिवेंशन में हेल्प करेगी, और साथ साथ में ना ये खुद मतलब रिकॉग्नाइज भी कर देता है भी ये एंटीजन है या ये फॉरेन एंटी एजेंट है, तो उनको रिकग्निशन का काम भी आपकी थाइमस ग्लैंड के सेल्स करती है। नेक्स्ट है आपका जो थाइमस ग्लैंड है वो हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट तो कर रही है, साथ में नंबर ऑफ हार्मोन्स की सिक्रीशन भी करती है। तो थाइमोसिन एंड थाइमोलिन है, तो बेसिकली ये तो आपके स्पेशलाइज मतलब टी सेल्स की प्रोडक्शन करते ही करते हैं, ठीक है। ये थाइमोपोइटिन है, ये आपके स्टिमुलेट कर देगा प्रोडक्शन ऑफ टी सेल्स, ठीक है। एक है थाइमस हुमोरल फैक्टर है, ये इम्यून सिस्टम को चेक ऑन करता है कि ये आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये है, तो थाइमोसिन से ना क्या होता है कि जैसे आपकी जो टी सेल है ना, वो जब आपके थाइमस में है ना, वो बड़ी मतलब इमेच्योर फॉर्म में होते हैं, उनमें कोई कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो ऐसे बैक्टीरिया से मतलब फाइट कर सके, ठीक है। लेकिन जो थाइमोसिन आपका मेन हार्मोन है जो थाइमस से सिक्रेट आउट होगा, वो चेक ऑन करता है कि आपकी टी सेल्स, ठीक है, थाइमस से निकलने के बाद ही वो मैच्योर होती है, भी वो चेक ऑन रखता है कि वो आपकी प्रॉपरली मैच्योर होगी है टी सेल्स में, क्योंकि मैच्योर होने के बाद ही वो अपने जो इम्यून रिलेटेड फंक्शन है ना वो तभी परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, हमारा जो थाइमोसिन है और थाइमिक जिस दूसरे हार्मोन है ना, उनका लेवल बिल्कुल धीरे धीरे खत्म हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ऑल्सो ये दोनों हार्मोन्स है ना हेल्प करते हैं लर्निंग और मेमोरी में भी। तो ये आपका थाइमोसिन है। इसके अलावा ये जैसे मेलाटोनिन, इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन और इंट्रोलैक्टिन, इनको भी रेगुलेट करने का काम करते हैं आपका थाइमोसिन, थाइमस ग्लैंड, ठीक है। मैंने बताया दो टाइप के मेजर सेल्स है इसके, टी सेल्स और बी सेल्स हैं, ठीक है। टी सेल्स तो बेसिकली आपकी वो टी सेल जो आपकी मेन इम्यून सिस्टम की सेल्स हैं, वो सेम आपकी बी सेल्स हैं, बट इसका कम प्रपोर्शन होता है, कम अमाउंट होता है एज कम्पेयर टू टी सेल। लास्टली दे आर दी ओवरऑल हार्मोन जो अभी तक हमने पढ़े हैं ना, तो एक उनका ब्रीफ है, हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन निकलते हैं, थायराइड ग्लैंड से ये, पीनियल से ये, एंड पिट्यूटरी से हो। तो आप ये भी मतलब ये फॉर द रिमेम्बरेंस, तो आप इस तरीके से भी हार्मोन्स के नाम याद कर सकते हो। Now the last topic of the endocrine system is various disorder associated with the endocrine gland. इसमें सबसे पहले डिसऑर्डर्स ऑफ द पिट्यूटरी, पिट्यूटरी का आपको पता है मेन आपका ग्रोथ रिलेटेड, ठीक है। प्रोलैक्टिन है तो हाइपर प्रोलैक्टीमिया का लेवल बढ़ जाए, ठीक है। डायबिटीज इंसिपिडियस है। थायराइड में आप देखोगे हाइपर थायराइडिज्म, आगे हम उनको धीरे धीरे आगे भी पढ़ेंगे भी कौन कौन से हैं। एंड पैनक्रियाट से पैनक्रियाटिक जितने भी डायबिटीज रिलेटेड डायबिटीज एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन है, वो आपके थायराइड ग्लैंड के डिसऑर्डर्स हैं। इन स्लाइड नंबर 69, ये स्लाइड नंबर 69 में हम सबसे पहले पिट्यूटरी के जो एंटीरियर पिट्यूटरी के उसके कौन कौन से डिसऑर्डर है। गिगांटिज्म एंड एक्रोमेगाली। गिगांटिज्म में वही है जब आपका जो ग्रोथ हार्मोन है उसकी एक्सेस सिक्रेशन हो जाए ना, तो एक्सेस सिक्रेशन आपको पता है ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उससे क्या होगा कि रैपिड ग्रोथ, अब नॉर्मल ग्रोथ जिसको आप कह सकते हो, एक्सेसिव ग्रोथ से अब नॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी, मतलब बच्चे की हाइट बहुत ज्यादा, हैंड फीट बहुत एनलार्ज हो जाएंगे, एनलार्ज जो हेड हेड बहुत
मतलब बहुत वो नॉर्मल ग्रोथ से ज्यादा ग्रोथ होएगी, ठीक है। तो मेन वही है, इसका काम है ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव सिक्रीशन की वजह से। एक्रोमेगाली में भी सेम इस तरीके से एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन की वजह से, ठीक है, आपका चिन और जो साइज और हैंड का साइज बहुत बड़ा हो जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल वन। तो ये ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव सिक्रेशन की वजह से है। हाइपर प्रोलैक्टीमिया में क्या होता है, जैसे प्रोलैक्टिन है मेन, जिसको हमने मेमोरी ग्लैंड से सिक्रेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी के बाद। तो इससे क्या होता है, अगर इस लेवल का हार्मोन ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाए ना, तो उससे क्या होता है, एक तो इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा, ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, ठीक है, और इनफर्टिलिटी का इश्यू बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें एक्सेसिव प्रोडक्शन से कई बार है ना पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर भी हो जाता है। तो ये एक्सेसिव प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन की वजह से। नेक्स्ट है आपके इस्चमिक नेक्रोसिस है, ठीक है, जिसमें जो है ना आपकी इस्चीमिया बेसिकली एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाएगा आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ऑक्सीजन डेफिशिएंट हुआ, ठीक है, ड्यू टू ऑक्सीजन डेफिशिएंट, क्यों, क्योंकि आपके उस पर्टिकुलर एरिया में आपको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही। तो उससे क्या होगा कि आपका इस्चेमिक हो जाएगा वो एरिया, ठीक है, और उस पर्टिकुलर सेल्स की उस पर्टिकुलर एरिया के टिश्यूज की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वहां उस पर्टिकुलर सेल्स और टिश्यूज की डेथ होगी, तो वो अपना काम जो उनका परफॉर्म करते हैं, तो वो अपना काम नहीं परफॉर्म करना पाएंगे, जिसकी वजह से जितने भी हार्मोन नंबर ऑफ हार्मोन्स आपके सिक्रेट आउट होते हैं पिट्यूटरी से, तो उनकी सिक्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में मेन वही है, जैसे वन ऑफ द हार्मोन इज ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो वो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म ग्रोथ हार्मोन की वजह से अगर सिक्रीशन कम होगी तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी, प्यूबर्टी डिलेड हो जाएगी, ठीक है, तो मतलब हाइट कम रह जाएगी, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये आपके कोग्निशियल भी है एज वेल एज एक्वायर्ड भी हो सकती है आपका ये डिसऑर्डर। नेक्स्ट है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो बेसिक हार्मोन थे, कौन कौन से, एंटी डाययूरेटिक था और आपका ऑक्सीटोसिन था। तो मेन ये एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से आपका डायबिटीज इंसिपिडियस, इसमें ना एज सच आपकी ग्लूकोज लेवल से नहीं मतलब होता है, इसमें क्या होता है कि बंदे को बार बार थ्रस्ट बहुत लगती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जाता है, ठीक है, क्योंकि एडीएच नहीं है, एडीएच नहीं है तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही उसकी जो वाटर कंटेंट है उसके अंदर, तो जिसकी वजह से वो डिहाइड्रेट हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो उसको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो नेक्स्ट है आपकी थायराइड ग्लैंड के डिजीज। थायराइड ग्लैंड में आपका हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब है कि जब आपके थायराइड हार्मोन की एक्सेस प्रोडक्शन हो जाए ना, तो आपको पता है थायराइड जो हार्मोन है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ के लिए। तो उससे क्या होगा, या तो वेट लॉस शुरू हो जाएगा क्योंकि एक्सेसिव मेटाबॉलिज्म हो रहा है आपकी बॉडी में, एपेटाइट, बार बार आपको भूख लगेगी, ठीक है, एंजाइटी, और आपका जो थर्मो रेगुलेशन का काम भी है, तो वो थर्मो रेगुलेट नहीं कर पाती बॉडी। तो इसमें ये रहेगा हाइपरथायरॉयडिज्म में। तो एंटी थायराइड ड्रग्स हैं इसका मेन ट्रीटमेंट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका ग्रेव डिजीज है, ये आपका बॉडी का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। तो इसमें भी जब आपकी थायराइड ग्लैंड है ना, जैसे आपकी खुद की एंटीबॉडीज क्या करती हैं, वो स्टिमुलेट कर देती हैं आपके थायराइड ग्लैंड को कि ओवर प्रोडक्शन कर दे थायराइड हार्मोन को, ठीक है, जिससे हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होएगा, एक तो जैसे गॉइटर है इसमें, जैसे आपकी जो थायराइड ग्लैंड है ना उसका साइज बढ़ जाएगा, यहाँ से मतलब बल्जिंग साइज बढ़ जाता है आपका नेक के पास से, या मैक्सोएडिमा बन हो जाता है, मतलब स्किन के नीचे ना जो आपके जो आपके प्रोटीन्स हैं वो उनकी डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है इसमें। तो ये है, तो इसमें भी एंटी थायराइड ड्रग या आपकी आयोडीन थेरेपी या थायराइड सर्जरी ऑप्शन रहता है इसमें।
अब वो था, अभी हाइपर था, हम हाइपो पढ़ेंगे। हाइपो में इसका बिल्कुल उलट है कि जब आपके प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन कम हो जाए ना, तो हाइपोथायरॉयड, उसको हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाए। हाइपोथायरॉयडिज्म में इसका बिल्कुल उलट रहता है कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया आपका, तो वेट गेन और फैटिकनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसमें भी अगेन आपका थायराइड हार्मोन्स बाहर से सप्लाई किए जाते हैं टू एज अ हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें भी अगेन मिक्स्ड एडिमा का प्रॉब्लम है, तो इसमें भी हाइपरथायरॉयडिज्म में आपको एक तो जो बॉडी का थर्मो रेगुलेशन सिस्टम है ना, वो मतलब बिल्कुल खराब हो जाता है, आपको हाइपोथर्मिया होना लगने शुरू हो जाता है। ठीक है, इसमें मेनली जब आपका बहुत लंबे टाइम तक थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए ना, तो मिक्सो एडिमा के में क्या होता है, जो आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स कह लो आप इनको, स्किन के नीचे ना वो आपके जमा होने लग जाते हैं, नॉट एडिपोज टिश्यू। स्किन लगती ऐसी है कि जैसे अभी बंदा एडिपोज टिश्यू है, अभी मोटा हो रखा है, बट नहीं, वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स आपके स्किन और टिश्यूज के नीचे जमा होने लग जाते हैं, तो वहां पे स्वलन लगती है आपकी बॉडी। ठीक है, तो वो आपको मिक्सोएडिमा, इसमें भी आपकी थायराइड जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कामयाब लगती है। गोइटर है, गोइटर हमने पढ़ा ही है, थायराइड ग्लैंड का। ठीक है, बेसिकली आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से मेन होता है, और थायराइड ग्लैंड का जो साइज है ना, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आयोडीन डेफिशिएंसी, इसके लिए भी आयोडीन सप्लीमेंटेशन है। ठीक है, या सर्जरी के थ्रू इसको ठीक कर सकते हैं। ट्यूमर ऑफ थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, कार्सिनोजेनिक भी और नॉन कार्सिनोजेनिक ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, आपके डिफरेंट थायराइड सेल्स में, तो इसमें आपके नोड्यूल्स बन जाते हैं या लंप नेक में नजर आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप इसका जो ट्रीटमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ ट्यूमर, किस टाइप का ट्यूमर है, तो उस टाइप का आपको सर्जरी या रेडिएशन थेरेपी के द्वारा इसको थायराइड ट्यूमर की ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट आपका कुशिंग सिंड्रोम है। ठीक है, ये आपके जो हाइपर सिक्रेशन और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स थे जो आपके एल्डोस्टेरॉन्स हैं, उनके सॉरी कॉर्टिसोल्स हैं, उनकी सिक्रेशन, उनकी जब एक्सेसिव प्रोडक्शन या सिक्रेशन हो जाए ना, तब आपका कुशिंग सिंड्रोम होगा। तो इसमें वेट गेन, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं, मून फेस लाइक स्ट्रक्चर है, बोन लॉस शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मतलब इसमें एक्सेस कोर्टिसोल लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका भी ऑन द बेसिस ऑफ मतलब डिफरेंट सिम्टम और कॉज के बेसिस पे इसका ट्रीटमेंट या इसको मैनेजमेंट की जाती है।
Hello, I am audible now. Yes, ma'am, audible आप. Okay, okay sir, thank you. अभी हम पैनक्रियाटिक ग्लैंड की डिजीज डिस्कस कर रहे थे. तो पैनक्रियाटिक में सबसे पहले हमारा इन स्लाइड नंबर 79, तो इसमें हमने सबसे पहले डायबिटीज मेलाइटस का किया. डायबिटीज मेलाइटस बेसिकली आपकी क्या है कि जिसमें हाई ब्लड ग्लूकोज हो जाएगा ड्यू टू इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन या इंसुलिन इनसेंसिटिविटी की वजह से. तो इसमें जो साइन और सिम्टम्स रहते हैं वो आपके थर्स्ट, यूरिनेशन, फैटीगनेस, ठीक है, ये रहेगा. तो इसमें एज सच भी आपका इंसुलिन थेरेपी या ओरल मेडिकेशन आपका ट्रीटमेंट रहता है. डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या रहता है, ठीक है, बॉडी हाई प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, जो कीटोन बॉडी है उनकी प्रोडक्शन शुरू कर देती है. ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या रहेगा कि आप प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट में इंसुलिन थेरेपी दो, ठीक है, या जो आपका फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो चलता है. फर्दर इसी में आपका जैसे डायबिटीज मेन जो आपका डायबिटीज के डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन और टाइप्स है ना, वो ड्यू टू पैनक्रियाटिक ग्लैंड या इंसुलिन की प्रोडक्शन की वजह से. तो डायबिटिक रेटिनो मैंने आपको भेजा ना वो नंबर ये भेजे नहीं. हेलो हेलो Yes, ma'am, audible. हेलो. Yes, ma'am, audible. ओके सर, ओके सर, थैंक यू. इन डायबिटिक रेटिनोपैथी बेसिकली आपका एक जो आपका आईज का कॉम्प्लिकेशन है, जब एक्सेसिव आपका ब्लड में ग्लूकोज लेवल रहता है तो उसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स ऑफ रेटिना अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से आपका विजन में प्रॉब्लम आती है. तो विजन आपका ब्लड हो सकता है, ठीक है, ब्लाइंडनेस के चांसेस रहते हैं अगर आप अनट्रीटेड उसको रखो. तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना पड़ेगा. देन आपका रेगुलर, ठीक है, आपका रेगुलर चेकअप या आपका फर्दर ट्रीटमेंट लोगो फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए. नेक्स्ट इसमें डायबिटिक नेफ्रोपैथी है. नेफ्रोपैथी बेसिकली किडनी का डिसऑर्डर, जब आपकी एक्सेसिव अनमैनेजमेंट ऑफ ग्लूकोज रहता है ना, तो उस केस में आप जो किडनी डैमेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि किडनी के मेन फिल्ट्रेशन का काम है. तो वो प्रॉपरली, क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल्स हैं आपके, उनको फिल्टर नहीं कर पाती, ठीक है. और बट आप अनमैनेज डायबिटिक स्टेट में रहोगे, देन आपकी जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो मतलब डिटोरिएट हो जाएगी आपकी नेफ्रोपैथी में. तो आपका जो बड़े बड़े प्रोटीन है ना वो यूरिन में आना शुरू हो जाएंगी, तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है. तो किडनी की ओवरऑल फंक्शनैलिटी है आपकी खराब हो जाती है. इसमें भी आपने सबसे पहले ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना है, देन प्रोटीन लेवल को, और जो प्रोटीन यूरिया है उसको मेंटेन करना है. एंड स्टेज में इसमें किडनी ट्रांसप्लांटेशन या डायलिसिस पे जाना पड़ता है. डायबिटिक न्यूरोपैथी है. न्यूरोपैथी में जो नर्व है, ये भी अगर आप अनकंट्रोल्ड ग्लूकोज लेवल हो, मैनेजमेंट प्रॉपर ना हो, तो आपकी नर्व की फंक्शनिंग इम्पैक्ट होती है. तो इसमें क्या है, एक आप नंबीनेस आ जाएगी, टिंगलिंग पेन हो जाएगी, आप लॉस ऑफ सेंसेशन आपकी हो जाएगी, ठीक है. तो इसके लिए भी आपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना है. आपने दूसरी मेडिकेशन लेनी है नर्व को इम्प्रूव करने के लिए, नर्व फंक्शन को, ठीक है. देयर आर सम एमसीक्यूज एज पर दी आवर सिलेबस. तो इसमें कुछ एमसीक्यूज है फॉर द प्रैक्टिस ऑफ स्टूडेंट्स. I also share the Word file of MCQs, and these are some important questions in the endocrine system which are commonly asked into 5 and 10 marks. Okay. Now, thank you so much, sir, for listening me, and any questions, any queries regarding the this module, sir? So thank you very much, madam.
for delivering exceptionally insightful and engaging sessions on Module 4 Endocrine System. Your expertise, insightful and engaging sessions, and lucid of explanations having the greatly enriched the participants' understandings. Now I request to all participants to ask any questions, any doubt regarding today's sessions. Please interact or share your queries via the chat box or via voice. I think, sir, there is no queries. Okay. Thank you very much, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you. Okay. And Uh, afternoon sessions Ji, will be started on 2 p.m. And today demonstrations of practical. First one is the recording of body temperature. Second one is the recording of a body mass index. And with our resource persons, Miss Ramandeep Kaur, Assistant Professor, Department of Pharmacology, Bela. So we will meet again with the same link and same platform at the 2 p.m. Okay, thank you very much. thank you so much. Thank you so much. ये ना जो